डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। एन मुश्क के सामने दरी सहमी खड़ी थी और जल्दी से बोली, प्लीज मेरा ब्रेसलेट दे दो। तब मुश्क ने मुस्कुरा कर कहा, आप इतनी डरपोक क्यों हैं? आप ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही है जिसके साथ आपको प्यार कर कम और डर ज्यादा है? और अब एन ने आहिस्ता से कहा, बकवास बंद करो और मेरा ब्रेसलेट दो। तब मुश्क ने कहा, ठीक है, अपना हाथ दिखाओ। तब एन ने कहा, मुझे मेरे हाथ में दो। तब मुश्क ने कहा, मैं इसको आपकी कलाई में पहनाऊंगा, वरना मैं नहीं दे रहा है। और अब एन ने पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से कलाई आगे की ओर मुश्क ने स्माइल करते हुए उसको ब्रेसलेट पहनाने ही वाला था जब डैनियल मुश्क का हाथ पकड़ लिया और एन की एक चीख निकली डैनियल को अपने सामने देखकर, और एन 2 कदम पीछे हो गई। और डैनियल खौफनाक नजरों से मुश्क और एन को देख रहा था, और मुश्क के चेहरे रंग उड़ चुका था डेविल को देखकर। और अब डैनियल ने मुश्क को एक हाथ से उठाकर दूर फेंका और फौरन डेविल के आदमियों ने उसको पकड़ कर ले गए। और अब डेविल ने खतरनाक नजरों से एन को देखा और एन का सांस ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी जुबान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। उसने बस इतना कहा, ये झ झूठ है। और अब डैनियल ने उसका बाजू बहुत बुरी तरह भींचा और उसको गाड़ी में फेंका और हवा की तरह गाड़ी दौड़ाने लगा। उसने एन से एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन एन उसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर सहम रही थी और वो इतनी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था, एन को सीट पर बैठना भारी हो रहा था। अब एन ने देखा सामने से एक ट्रक आ रहा है और डैनियल उसमें गाड़ी ठोकने वाला है, और उस ट्रक के करीब आते ही एन ने एक जोरदार चीख मारी और डैनियल ने गाड़ी को साइड काट लिया। वो ट्रक गिरते गिरते बचा। अब डैनियल ने मुंह को मास्क से कवर किया, वो समझ नहीं पा रही डैनियल उसको कहाँ ले जा रहा है। अब एन ने देखा उसमें गाड़ी उसी हॉस्पिटल के सामने रुकी और उसका हाथ पकड़कर अंदर लाया। और अब डैनियल ने डॉक्टर से कहा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? तब डॉक्टर ने एन को देखा और कहा, अरे मैडम, आप मुश्क सर कहाँ है? और एन का तो मन किया वहां से भाग जाए। और अब डॉक्टर ने डैनियल को देखकर पूछा, आप कौन है? क्योंकि डेविल ने फेस पर मास्क लगा रखा था। और अब डैनियल ने कहा, क्या लगती है ये मुश्क की? तब डॉक्टर ने कहा, ये गर्लफ्रेंड है उनकी और जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले हैं। और अब एन ने रोते हुए नामे गर्दन हिलाए और एन एकदम चीखी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और तभी डॉक्टर ने केबिन में एक नर्स को बुलाया और उससे कहा, क्या वही लड़की नहीं है जो मुश्क ओस्कीवी के साथ आती है? तब उस नर्स ने कहा, हाँ मैडम, आप भूल गई, आप उस रात को मुश्क सर के साथ अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी। और अब एन को ऐसा लग रहा था सारी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। और अब एन ने डैनियल की तरफ देखा जो बिल्कुल खामोश सीने पर हाथ बांध कर खड़ा था, लेकिन एन जानती थी वो बर्दाश्त की हदों पर खड़ा था। और एन समझ गई थी डैनियल उसको इसलिए यहाँ लाया था कि उसके पास सफाई देने की कोई गुंजाइश न रहे। और अब उस नर्स ने कहा, मैडम, आपने तो ये पेपर भी साइन किए थे हस्बैंड वाइफ बनकर। और उस नर्स ने वो पेपर डैनियल को दिए और डैनियल ने वो पेपर पढ़े और मुट्ठी में भींचा कर एन की तरफ दिखाते हुए कहा, अभी कुछ और कहना बाकी है मिसेस एन मुश्क ओस्कीवी। ये कहते हुए डैनियल कितनी मौत मर रहा था ये वही जानता था। और एन ने रोते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? तब डैनियल ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं नहीं कह रहा जो इस पेपर में लिखा है और आपने मिसेस एन ओस्कीवी बनकर साइन किए हुए है, वही कह रहा हूँ। और एन के पास अब अपनी सफाई में बोलने के लिए लफ्ज खत्म हो चुके थे, क्योंकि हवा का रुख एन के खिलाफ था, इसलिए सब उसके खिलाफ हो रहा था। वो सही होते हुए भी गलत साबित हो रही थी। और अब डैनियल ने उसका बाजू पकड़ा और उसको घसीटता हुआ ले जाने लगा। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर, आप मुश्क सर की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बेहव क्यों कर रहे हैं? आप है कौन और हम आपकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं? तब डैनियल ने मास्क हटाया और वहां खड़े सब लोग शॉक हो गए और एकदम कहा, ग्रेट साइंटिस्ट डैनियल अलेक्जेंडर। और अब डैनियल पलट गया, लेकिन एंड्रू ने उनको गन दिखाते हुए कहा, ये बात जो अभी हुई है इस केबिन से बाहर नहीं जानी चाहिए। और भागकर एक डॉक्टर ने केबिन का दरवाजा खोला और डैनियल एन का बाजू पकड़कर बाहर गाड़ी में लाया और उसको अंदर धक्का दिया। और एन तो एक पुतले की तरह हो गई थी और अब वो गाड़ी में बैठने ही वाला था जब जेना उसके सामने आए और उसके हाथ में एन का ब्रेसलेट देते हुए कहा, ये मुश्क की जेब से निकला। वो बता रहा था उसकी गाड़ी के बैक सीट पर गिर गया था एन के हाथ से निकलकर। अब जेना ने एक कामिनी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है काफी जबरदस्त फाइट हुई है गाड़ी के अंदर। जो एन का ब्रेसलेट भी खुलकर गिर गया। उसने हंसते हुए डैनियल को बहुत कुछ जाता दिया था और डैनियल ने गुस्से से उस ब्रेसलेट को जमीन दे मारा। और अब उसके बहुत खतरनाक तेवर थे। एन का सांस रुकने को था, सारी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। आज एन को लग रहा था
वो कल का सूरज नहीं देखेगी। अब डैनियल एन को वापस होटल के रूम में लाया और अंदर धकेला और एन एक गुड़िया की तरह दीवार से टकरा गई और उसके माथे पर गहरी चोट लगी और एन ने माथे पर रोते हुए हाथ रखा जहां खून की फुहार बह रही थी। और अब डैनियल ने मुंह से मास्क उतारा और एन ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, डैनी मेरा यकीन करो, ये सब झूठ है। अब डैनियल ने एक वीडियो और फोटो स्क्रीन पर चलाए और एन ने देखा, एक जगह वो मुश्क की बाहों में है, दूसरी जगह वो उसको फूल दे रहा है। फिर वीडियो चली जिसमें मुश्क की गाड़ी में बैठी है हॉस्पिटल, उसकी माँ के सामने उसको किस करना। मुश्को की माँ एन को लॉकेट पहना रही है, वो सबके साथ लंच कर रही है और एन फटी फटी आंखों से उन सब वीडियो और फोटो को देख रही थी। अब एन ने डैनियल के चेहरे को देखा जो बर्दाश्त की शिद्दत से लाल हो रहा था, आंखें खून बरसा रही थी। और अब डैनियल ने अपनी डेविल वॉइस में एन से कहा और एन उसकी आवाज़ सुनकर सहम गई क्योंकि उसने कभी उससे इस जुबान में बात नहीं की थी। ये आवाज़ सिर्फ उसके दुश्मनों के लिए थी। इसका मतलब था अब डेविल है और उसके पास अब कोई रहम नहीं है। अब उसने एन के चारों तरफ घूमते हुए कहा, क्या झूठ है क्या सच है, ये साबित हो चुका है। अब डैनियल ने एन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए अजीब से साइको अंदाज में कहा, एसेक्स कितनी बार किया और कहाँ पर किया। और उसकी इतनी गिरी हुई बात सुनकर एन बुरी तरह रोते हुए कहने लगी, डैनियल आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और अपनी धुन में बोल रहा था, गाड़ी में किया होगा, मॉम के घर जहाँ तुम उसकी बीवी बनकर गई थी। और एन का मन कर रहा था ये जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अब डैनियल ने उसके बाल मुट्ठी में भींच और एन की चीख निकल गई और डैनियल ने उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए उसके होठों को देखते हुए कहा, ये मेरी किस थी एन, तुमने उसको दे दी। और एन रो रही थी क्योंकि किस को समझाती, सामने खड़ा उसका प्यार, उसकी जिंदगी का हमसफर उसको गलत साबित कर चुका था। अब वो बस उसको जिल्लत दे रहा था और एन का मन कर रहा था वो मर जाए या कहीं जाकर डैनियल की नज़रों से छूट जाए को बेयकीन हो चुकी थी। अब डैनियल ने कहा, बेबी कैसा टेस्ट था उस ह्यूमन का। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी नॉर्मल इंसान से मिलने की, अब जल्दी बताओ उसके साथ फिजिकल होना कैसा लगा, मजा आया। अब डैनियल ने एन का टॉप गुस्से में फाड़ दिया और एन बुरी तरह रोने लगी और डैनियल अजीब पागलपन के अंदाज में कह रहा था, उसने सबसे पहले तुम्हें टच किया था। उसने एन के गाल की तरफ देखा और अब वो डेविल बना हुआ था, उसने अपने नाखून से एन का गाल चीर दिया और एन बुरी तरह से चीखी। और अब डैनियल अजीब तरह से हंसकर कहने लगा, दर्द हुआ, मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा है सोचकर उसने तुम्हें टच किया। और अब एन को बिलक बिलक कर रो रही थी और डैनियल को देखकर उसको अब खौफ आ रहा था क्योंकि उसको अब वो कोई और लग रहा था। अब वो डैनियल नहीं था, वो तो कोई और था जो बहुत बुरा और घटिया था और वो एन को इस अंदाज से तकलीफ दे रहा था जैसे उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। और एन ने रोते रोते कहा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर ऐसा क्यों कर रही है। और अब डैनियल ने दहाड़ा और कहा, तो कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने उस मामूली से इंसान के लिए मुझे धोखा दिया। और एन कांप गई और डैनियल अब एक उल्टे हाथ का उसके मुंह पर मारा और एन घूमती हुई फर्श पर दूर जाकर गिरी। और अब एन की आंखों के सामने अंधेरा आ चुका था, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी, उसका एक थप्पड़ एन की सांस रुक चुका था। अब डैनियल ने एन के बाल पकड़कर उसको ऊपर उठाया। अब एन का पूरा मुंह खून में सन चुका था, खून मुंह से निकलकर गले बह रहा था, लेकिन डैनियल बेरहम एहसास से खाली पत्थर बन चुका था। अब डैनियल एन को देखते हुए कहा, जिसकी आंखें खुल नहीं रही थी, बस वो हल्के हल्के सांस ले रही थी। लेकिन डैनियल जुनून में था और उसके बालों को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, गेम खेल रही थी मेरे साथ, तुम नहीं जानती एन, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे जिस्म पर उस फकमैन मुश्क ओचकिवी की बुरी नज़र भी पड़े, इसके लिए मैंने खुद को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तुमने तो मुझे मार ही दिया एन, और अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं क्योंकि तुम अब मेरे काबिल नहीं बची, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और एन अब बिल्कुल खामोश थी और अब डैनियल ने उसको दीवार से लगाया और अब अपने कोट की साइड से गन निकाली और एन के माथे पर रखते हुए कहा, एन मैंने कहा था मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब एन ने अपने माथे पर डैनियल की रखी बंदूक को देखकर आहिस्ता से टूटे फूटे अल्फाजों में कहा, ज ज ज जिस द दिन आपको में मेरा सच मा मालूम हो होगा उस द दिन आप ब बहुत रर रोएंगे। अब डैनियल ने उसके फेस को देखा और उसकी पहली झलक को याद किया जब वो पिंक फ्रॉक में उसके सामने खड़ी हंस रही थी, और एक बाद एक डैनियल के सामने उसकी नाचते गाते हंसते रोते लड़ते भागते तस्वीर स्लाइड की तरह चलने लगी। और अब वो सोच सामने आई, वो मुश्क के साथ किस कर रही है, उसकी बाहों में है, उसके साथ फिजिकल हो रही है और डैनियल के अंदर गुस्से का लावा पकने लगा। और अब डैनियल ने आंखें बंद की और फेस दूसरी साइड करके कहा, गुड बाय।
एन, और बुलेट डैनियल की बंदूक से निकली और एन के माथे में पार हो गई और उसका नाजुक वजूद धड़ाम से जमीन पर गिर गया। और अब डैनियल घुटनों के बल जमीन पर गिरा और सारी गोलियां दहाड़ते हुए अपने दिल में उतार ली, लेकिन गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थी और अब डैनियल बेबसी से कह रहा था, एन, मुझे आज पहली बार खुद के ना मरने का दुख हो रहा है। और अब वो खड़ा हुआ और उसने अपने असिस्टेंट साइंटिस्ट को कॉल करते हुए कहा, मोर्चरी मशीन रेडी करो, एक डेड बॉडी लैब में रखनी है, शाम तक पहुंच जाएगी। और अब डेविल बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठते हुए कहा, एक कॉल करते हुए कहा, उसको 4th डिग्री टॉर्चर दो, मरना नहीं चाहिए और जिंदा रखना नहीं है। डेविल ने कॉल कट कर दिया और फिर उसके पास जेना का कॉल आया और उसने कहा, डेविल कॉन्ग्रेचुलेशन, नाइट्रोसेरेनियम मिल चुका है। और डेविल ने आहिस्ता से कोल्ड वॉइस में कहा, ओह, ये बात डैनियल के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल एहसास से परे एक पत्थर बन चुका था, क्योंकि वो अपने हाथों से अपनी रूह, अपने एहसास को कत्ल कर आया था। फिर जेना ने कहा, सब ठीक है, और डेविल ने बस हम में जवाब दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी का खून कर दिया है। फिर जेना लगातार खामोशी देखकर कहा, उसकी माँ को छोड़ना है या मरना है। तब डेविल ने कहा, खत्म कर दो, और कॉल कट कर दिया। और डैनियल की हालत बहुत अजीब हो रही थी, इसलिए एंड्रू ने कहा, चीफ आप बैठे, गाड़ी में ड्राइव करता हूँ। और डैनियल उसकी बात मानते हुए पीछे आंखें बंद करके बैठ गया। आज पहली बार उसने अपनी गाड़ी किसी और को ड्राइव करने की परमिशन दी थी, और अब उसके आगे पीछे कई गाड़ियां चल रही थी। तभी एंड्रू ने झटके से गाड़ी रोकी और डैनियल ने आंखें खोलकर कहा, गाड़ी क्यों रोक दी। तब एंड्रू ने कहा, सर, कोई लड़की गाड़ी के पीछे भाग रही है। अब वो लड़की गाड़ी को विंडो पर आकर बोली, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मैं सुबह से आपका वेट कर रही थी। अब डैनियल ने देखा, ये वही लड़की थी जो इनसे गार्डन में बातें कर रही थी। अब डेविल ने कहा, मेरे पास फिजूल बातों को सुनने का टाइम नहीं है। तब रेबेका ने कहा, आप इनके हस्बैंड डैनियल है ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है, और मैंने उसको फूल भी दिया था आपको देने के लिए। अब डैनियल ने कहा, आपको ये सब किसने कहा। तब रेबेका ने कहा, मुझे ये सब एन ने कहा था। और डैनियल ने उसको अजीब नजरों से देखा, और तभी रेबेका ने कहा, एन कहा है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। मैं सुबह उसको पार्क में थैंक यू कहने आई थी, लेकिन आप उसको वहां से ले आए थे। अब डैनियल ने उसको खौफनाक नजरों से देखा और कहा, मर चुकी है वो, और अब अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। और अब रेबेका समझ चुकी थी। तब रेबेका ने कहा, वो खुद उसके पीछे पड़ा था, क्योंकि धीरे धीरे सच सामने आने लगा था। और अब रेबेका ने कहा, मिस्टर डैनियल, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। आंखें वही देखती है जो दिखाया जाता है, और कान वही सुनते हैं जो सुनाया जाता है। ऐसे में अपनी दिल और मन की आंखों को इस्तेमाल करना चाहिए। यही गलती मेरे माँ बाप ने भी की और यही गलती आपने भी की। और अब डैनियल ने गुस्से में रेबेका से कहा, गेट लॉस्ट, और गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। कहते हैं, इंसानों को कुछ बुरा करने के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता जितना जब पड़ता है जब उसको ये एहसास होता है कि उसने बहुत बुरा कर दिया है और फिर मान नहीं चाहता, क्योंकि अगर मानेगा तो वो तकलीफ उसको जीने नहीं देगी। अब उसने रेबेका की बातों को ध्यान से झटक दिया, और अब वो मुश्क के पास आया जिसको बिना कपड़ों के एक लोहे की कुर्सी पर बैठाया हुआ था। और अब डैनियल ने उसके बाल पकड़कर मुंह ऊपर किया, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। डेविल ने एक बटन दबाया और वो बुरी तरह से चीखने लगा, और अब डेविल ने उसके बाल को पकड़कर मुंह ऊपर करते हुए उसके होठों को अपने नाखून से चीर दिया। और अब वो रो रहा था और कह रहा था, डेविल, मुझे मौत दे दो, लेकिन ऐसे मत तड़पाओ। तब डेविल ने कहा, मैंने तुझसे क्या कहा था, मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा, तू मौत की भीख मांगेगा। अब तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तेरी न्यू गर्लफ्रेंड भी ऊपर जा चुकी है। तूने मुझसे बदला लेने के लिए एनको के साथ अफेयर चलाया, लेकिन मुझे तेरे बदले से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने उसको खुद अपने हाथों से मार दिया। और अब मुश्क बुरी तरह रोया। एन का मासूम चेहरा और डरा सहमापन उसको याद आया, और कहा, कितने जालिम और बेदर्द हो तुम, एक मासूम लड़की को मारते हुए जरा भी तरस नहीं आया तुम्हें। और अब डेविल ने मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर टांग रख कर बैठा और सिगार पीने लगा, और कहा, तू है उसकी मौत का जिम्मेदार, ना तू उसकी जिंदगी में आता, ना वो मुझे चीट, ना वो मुझे धोखा देती, और ना ही वो तुझसे रिलेशन बनाती, और ना वो मरती। अब मुश्क ने रोते हुए कहा, क्या तुमने उससे जरा भी प्यार नहीं किया। तब डेविल ने कहा, किया था, लेकिन जब उसने तुमसे प्यार कर लिया तो मुझे उससे नफरत हो गई, और तुम्हारे जिस्म ने उसको छू लिया तो मुझे उसकी बॉडी से नफरत हो गई। अब मुश्क रोता रोता सोच रहा था वो डेविल को सच बता दे, लेकिन तभी उसके कानों में जेना के लफ्ज गुंजे, अगर तुमने डेविल से कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगी। और मुश्क खामोशी से रोने लगा। और अब डेविल ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत दुख हो रहा है।
गर्लफ्रेंड के मरने का अब और भी दुख होगा जब तेरे सामने तेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मरूंगा। तभी डेविल ने कॉल करके जेना से उसको माँ को लाने को कहा और मजबूरन जेना को उसकी माँ को लाना पड़ा। अब मुश्क की माँ जेना से हाथ छुड़ाकर भागती हुई मुश्क के पास आए और उसको लिपटा गई और कहने लगी, कौन है ये लोग? इन्होंने हमारे सभी आदमियों को मार दिया और अब तुम्हारी ये हालत, ये जो मांग रहे हैं वो इनको दे दो। तब डेविल ने कहा, वो हमने ले लिया है जो हमें चाहिए था। तो अब उसकी माँ ने कहा, तो फिर हमें जाने दो। तब डेविल ने कहा, जाओगे तो लेकिन तुम दोनों ऊपर जाओगे। डे से एन गई है। अब उस औरत डेविल की तरफ हैरान होकर देखते हुए कहा, तुमने इनको मार दिया? तब मुश्क ने रोते हुए कहा, हाँ मॉम, इसने मासूम इनको भी मार दिया। डे से टोरी को मारा था। और वो औरत रोते हुए कहने लगी, कितने बुरे हो तुमने उस बच्ची को मार दिया, कितनी प्यारी थी वो, क्यों मेरे मुश्क की खुशियों के पीछे पड़े हो? अब डेविल ने कहा, मैं इसलिए बुरा हूँ क्योंकि मैं डेविल हूँ। और अब डेविल ने मुश्क की माँ के माथे पर गन रखी और मुश्क एकदम चीखा और उसने जेना की तरफ देखते हुए कहा, जेना अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं डेविल से सारा सच बता दूंगा। और अब डेविल को एक गहरा झटका लगा और एकदम उसने मुश्क को चांटा मारते हुए कहा, कैसा सच? और अब जेना के मुंह पर हवाएं उड़ रही थी और वो इशारे से मुश्क को कुछ भी बताने से मना कर रही थी। और अब डेविल ने दोनों के आई कांटेक्ट देखे और उसकी 6/8 ऑफ सेंस जागी और उसने अब मुश्क की माँ की कनपटी पर गन रखते हुए कहा, कैसा सच? मुश्क, वरना अगली बुलेट तेरी माँ के भेजे में होगी। तब मुश्क ने कहा, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी माँ को छोड़ना होगा। तब डेविल ने कहा, ठीक है, सच बताओ। उसकी हालत अब अजीब हो रही थी। तब मुश्क ने कहा, सच ये है, एन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मेरा कोई रिलेशन नहीं था उससे। अब डैनियल का वजूद लर्जने लगा था। अब डैनियल ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तब मुश्क ने आहिस्ता से बोलना स्टार्ट किया, रात का वक्त था, एक लड़की सूम शाम सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैंने देखा उसके साथ कुछ लड़के जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसकी मदद की। मैंने देखा वो लड़की बहुत ज्यादा डरी सहमी घबराई हुई थी। लंबे बाल और खूबसूरत सी वो लड़की सीधा मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि वो मुझे पहली नज़र में ही टोरी के जैसी लगी और मैं उसे चाहने लगा। और डैनियल गुस्से से मुट्ठी भींच खड़ा था। फिर मुश्क ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था वो तुम्हारी वाइफ है। वो मुझे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसको साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने उसको समझाया कि आगे भी खतरा है तो उसने मजबूरन लिफ्ट ली। उसका हाथ जख्मी था। मैंने उसको पट्टी कराने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने उसके मना करने के बाद भी उसको हॉस्पिटल ले आया और तब मुझसे मेरे डॉक्टर ने पूछा तो मैंने उनसे बता दिया ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं फैसला कर चुका था मैं इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। और उसकी पट्टी करने के बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। वो इतना डरी हुई कि उसने पूरे रास्ते मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और बीच रास्ते से निकलकर चली गई, लेकिन उसका ब्रेसलेट मेरी गाड़ी की सीट पर गिर गया। मैंने आवाज़ लगाई, वो रुकी नहीं और मैं उसको ढूंढने लगा। और तभी मुझे जेना ने बताया, वो तुम्हारी बीवी है। और मेरा दिल टूट गया। लेकिन फिर जेना ने कहा, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुमने उसको जबरदस्ती रखा हुआ है। अगर मैं उसको अपने प्यार का एहसास दिला दूं तो वो मेरा हाथ थाम लेगी। और अब डेविल ने खतरनाक नज़रों से जेना को देखा, जो भागने का रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन डेविल के आदमी उसको पकड़ चुके थे। अब मुश्क ने आगे कहा, फिर मैंने एन का पीछा किया तो वो मुझे गार्डन में बैठी दिखी। मैं वहां गया तो उसको कोई लड़की फूल दे रही थी। अब उसको रेबेका की बात याद आई, इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। मैंने एन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने उसके डर का फ़ायदा उठाते हुए कहा, अगर उसको ब्रेसलेट चाहिए तो उसको मेरी बात सुननी होगी। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। वही बच्ची जिसने एन को फूल दिया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एन उसकी मदद करना चाहती थी और मैंने एन की मदद करने को कहा तो एन ने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने उसको ये कहकर डराया, अगर वो मेरे साथ नहीं गई तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी उस लड़की मदद ना करने पर। और एन को मेरे साथ आना पड़ा। वो पेपर भी मैंने एन से यही कहकर साइन करा दिए कि ये एक फॉर्मेलिटी, वरना ये लोग हमें हॉस्पिटल से नहीं जाने देंगे। उसने कहा भी था कि वो अपने हस्बैंड को ले आएगी साइन करने के लिए, लेकिन मुझे तो एन को फंसाना ताकि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं। और वो बेचारी फंसती चली गई। मैं उसको मॉम के पास भी जबरदस्ती ले गया और एन को फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए मॉम की बातें मैंने उसको गलत तरीके से बताई। उसको नहीं पता था मैं मॉम से उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बनाकर मिला रहा हूँ। मैंने एन को बिना बताए मॉम के कहने पर किस कर लिया था, दोस्त बताकर, लेकिन उसने मुझे बहुत सुनाया था। उसने मुझे धमकी दी कि वो सब तुम्हें बता देगी, लेकिन मैंने उसको डराया, अगर उसने कुछ भी तुमसे कहा तो मैं भी उसके हस्बैंड को बता दूंगा। तुमने एक दिन मेरे साथ गुजारा है और उस दिन भी मैंने ब्रेसलेट को देने के लिए उसको ब्लैकमेल करके बुलाया था।
क्योंकि मैं ये सोच रहा था अगर एन इस बार आ गई तो मैं उसको अपने प्यार का यकीन दिला दूंगा और उसको और अपनी मॉम को लेकर हमेशा के लिए ये देश छोड़ दूंगा और तुम्हें ये साबित कर दूंगा एन तुमने नहीं चाहती, लेकिन एन ने मुझे उस दिन कहा वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे लगा वो ये सब तुमसे डर के कह रही है। और प्रूफ के लिए मुश्क ने अपने और एन की कॉल की लास्ट रिकॉर्डिंग सुना दी और अब डैनियल ने एन की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं डैनियल से बहुत प्यार करती हूँ। और इसके आगे डैनियल कुछ नहीं सुन पा रहा था, उसका पूरा वजूद पसीने में भीग गया था। डैनियल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, अब वो पीछे कुर्सी पर गिर चुका था। अब एंड्रू उसके पास आया। अब डेविल गुस्से में खड़ा हुआ और मुश्क की गर्दन पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, तू मेरी एन को ब्लैकमेल करता रहा, उसको इतना रुलाता रहा, अपने अंजाम की परवाह नहीं की तूने। अब डेविल ने मुश्क को दीवार में दे मारा और अब डेविल उल्टे कदमों एन के पास भागा। एपिसोड 52। अब डैनियल लौटकर वापस होटल में आया और उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी, पूरा शरीर पसीनों में भीगा, बाल बिखर कर उसकी एक आंख को कवर किए हुए थे, जिस्म पर ब्लैक शर्ट थी जिसके बटन ऊपर से खुले हुए थे, जो पसीने में भीग चुकी थी। अब वो रूम में आया, वो रूम बिल्कुल साफ था, वहाँ कोई नहीं था, वो ऐसा हो गया था जैसे यहाँ कोई हादसा ही नहीं हुआ था और एन की बॉडी भी वहाँ नहीं थी। अब डैनियल ने इधर उधर देखकर दहाड़ा, एन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी पीछे से होटल का मैनेजर और डैनियल के आदमी आए और उन्होंने कहा, सर हमने बात दबा ली है, किसी को कोई खबर नहीं है। तब डैनियल ने मैनेजर को पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, मेरी वाइफ थी यहाँ, कहाँ पर है? तब मैनेजर ने कहा, सर उनमें सांस था, 2 लेडीज आई थी और एक आपकी उम्र का आदमी आया था, वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और अब डैनियल के बंद होते दिल ने एक सांस लिया और अब मैनेजर ने कहा, वो तीनों आपकी वाइफ को गाड़ी में डालकर ले गए। अब डैनियल ने कहा, कौन था वो? मैनेजर ने कहा, हमें नहीं पता, एक बूढ़ी औरत थी और एक कली बाल की लड़की थी। तभी डैनियल ने मोबाइल से बेला का फोटो दिखाया, क्या ये थी वो? तब मैनेजर ने कहा, हाँ यही थी। और डैनियल ने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ लगाए और बेला को कॉल मिलाया। तब जेफ की आवाज़ आई और जेफ ने बताया, हम हॉस्पिटल में हैं। और अब डैनियल भागा और वो आज इतना भाग रहा था जितना शायद कभी ना भागा हो। अब वो उस हॉस्पिटल के सामने था, रात का अंधेरा था और डैनियल के अंदर भी अंधेरा छा चुका था। अब वो अंदर आया जहां बेला, रेशा, जेफ तीनों खड़े थे और बेला बार बार आंखें साफ कर रही थी। अब डैनियल बेला के पास आया और कहा, बेला एन कहाँ है? लेकिन बेला खामोश थी। फिर जेफ ने कहा, तब जेफ ने कहा, उसकी सर्जरी चल रही है, डॉक्टर ने कहा है बचेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है। अब डैनियल ने अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाया और कहा, जेफ ये मत कहो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अब बेला उसके पास आए जिसकी आंखें रोने से लाल हो रही थी, क्योंकि बेला एन को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो जान गई थी एन मासूम है और फिर एन ने उसका दिल जीत लिया था। अब बेला ने डैनियल से कहा, तुमने मारा है ना उसको? और अब डैनियल ने बेला की गुस्से से लाल आंखें देखी और डैनियल खामोश था। तब डैनियल ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब बेला ने मोबाइल खोला और उसमें से एन की एक वीडियो दिखाई जो उसने एक दिन पहले बेला को भेजी थी। अब डैनियल ने एन की वो वीडियो देखी जिसमें वो बुरी तरह रोकर बेला से कह रही थी, बेला मेरी हेल्प करो, एक मुश्क नाम का आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे डैनियल से अलग करना चाहता है, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने उससे लिफ्ट ली थी, तब से वो मेरे पीछे पड़ गया है। मैं डैनियल को नहीं बता सकती क्योंकि जब से उन्होंने वो पप्पी मारा है मुझे उनसे डर लगने लगा है। बेला उन्होंने अगर मेरा यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? मुझे बचा लो बेला उस आदमी से, उसका नाम मुश्क उसके भी है, वो चाहता है मैं डैनियल को छोड़कर उसके पास चली जाऊं, लेकिन मैं डेनी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको खोना नहीं चाहती, प्लीज़ बेला मेरी मदद करो, अगर डेनी को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। और अब एन मुंह पर हाथ रख रोने लगी और डैनियल उस वीडियो को पथराए आंखों से देख रहा था। अब डैनियल का मन कर रहा था वो अपने वजूद को अपने हाथों से चीर दे और अब एन का रोना, उसका गिड़गिड़ाना याद आया और डैनियल ने अपना पंच दीवार पर मारा और टूटे हुए अल्फाज में कहा, ये क्या कर दिया मैंने? उसने अपना सर दीवार में मारा और दीवार लर्ज गई और फिर बेला ने उसके पास आकर कहा, पता है डैनियल, मुझे हमेशा से एक दुख था, मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया लेकिन तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, ये सोचकर अच्छा ही हुआ तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि जब तुम्हारा प्यार एक हंसती खेलती जिंदगी को इस हाल में पहुंचा सकता है तो अच्छा हुआ तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। और ये बात डैनियल के लिए एक थप्पड़ की तरह थी जो बेला ने उसके मुंह पर मारा था और डैनियल खामोश खड़ा था। अब बेला ने डैनियल का चेहरा पकड़कर अपने सामने किया और कहा, डैनियल हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक अरसा हम दोनों ने साथ गुजारा है, तुम मुझे कभी बुरे नहीं लगे, हर रूप में तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन
आज एन को देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। जिस लड़की को 6 ईयर की एज से जानते थे, उसको प्यार करते थे, एक बार भी उसकी पिछली जिंदगी को नहीं देखा। क्या उसका कोई बीएफ रहा था? क्या उसने तुम्हारे सिवा कभी किसी से अफेयर किया था? क्या उसका करैक्टर लूज था? और बेला चीखकर डैनियल से जवाब मांग रही थी और डैनियल बेबसी से खड़ा था, एक पत्थर का ऐसा बुत जिसके अंदर एहसास खत्म हो चुका था। अब उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था ये डेविल है। वो तो एक लूटा हुआ जुआरी लग रहा था, जो अपना सब कुछ जिंदगी से हार चुका था। जिस बेला की हिम्मत उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने की नहीं थी, आज वही बेला उस पर चीख चिल्ला रही थी और वो खामोश था, क्योंकि वो तो अपने आप में नहीं था। तभी एक नर्स बाहर आई और उसने एक बास्केट बेला को देते हुए कहा, ये लो। कितने खूबसूरत बाल थे उस लड़की के। बहुत दुख हुआ डॉक्टर को भी उसके बाल को उतारते हुए। और अब बेला और डैनियल ने देखा एक बड़ी सी बास्केट जो काले रेशमी बालों से फुल भरी हुई। वो बाल इनके थे और अब बेला बुरी तरह से रोई और डैनियल के सामने बास्केट करते हुए कहा, ये लो डैनियल, इनकी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुमने उसकी सबसे खूबसूरत चीज छीन ली, उसकी पहचान छीन ली। और डैनियल इनके बालों को फटी फटी आंखों से देख रहा था। अब डैनियल के कानों में एन की आवाज गूंजी, मुझे अपने बाल बहुत है, मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की है मेरे बालों पर। अब हनी मॉम की आवाज आई, डेनी, एन तेरी रपुंजल है, उसके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत है, ये उसकी पहचान है। और बेला उससे बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन डैनियल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके चारों तरफ खामोशी थी, उसको सब दूर होता दिखाई दे रहा था। वो बार बार आंखें खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। और अब जेफ दौड़कर उसके पास आया और बेला से चीखते हुए कहा, बेला बस करो, डैनियल की हालत देखो। क्योंकि अब डैनियल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। और तभी एंड्रू और उसके दूसरे आदमी भागकर आए और गिरते हुए डैनियल को उन्होंने संभाल लिया। अब सभी डॉक्टर उसकी तरफ भागे। अब फ्रांस का रूलर बारोश और कई देशों के रूलर जो फ्रांस में ही ठहरे थे और उसके पार्टनर थे, वो सब रात के अंधेरे में आए थे, क्योंकि उनको डेविल की बहुत फिक्र थी, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट उसके हाथ में था। सब अभी हॉस्पिटल में जमा थे और उनके लोगों ने पूरा हॉस्पिटल खाली करा दिया था। अब बारोश एंड्रू से कह रहा था, डेविल के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना बहुत बड़ा स्कैंडल बना जाएगा। हम सब भी चुपचाप देखने आए हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है अपनी वाइफ पर गोली डेविल ने खुद चलाई है, इसलिए इस बात को यही खत्म कर दो। 24 घंटे बीत चुके थे, डैनियल को होश नहीं आया था। एन के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा था। डैनियल के लिए उसके खुद के डॉक्टर आए थे, क्योंकि जेफ ने यहाँ के डॉक्टर को डैनियल का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था डैनियल कोई आम बॉडी नहीं है। और अब वो सभी लोग एक केबिन में बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। तब एक पार्टनर ने कहा, जो तुनेशिया का रूलर था, उसने अल्मास को देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, डेविल के मैनेजर ने सब बता दिया है। अब बारोश ने कहा, अल्मास, अगर डेविल को कुछ भी हुआ तो लास्ट में आकर ऑपरेशन डायनामिट रुक जाएगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डेविल के बिना कोई पूरा नहीं कर सकता और उसका ठीक होना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। फिर अल्मास ने कहा, वो लड़की कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं वो लड़की कोमा में जा चुकी है और उसके रहते डेविल कभी हमारी बात नहीं मानेगा। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है, वो सब भूल जाएगा उसके आगे, उसके लिए सिर्फ ये लड़की इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। तब दूसरे पार्टनर ने कहा, कुछ करना पड़ेगा। अब डैनियल को 8 दिन बाद होश आया तो वो ब्रिटेन में था अपने पैलेस में, और उसने अपने चारों तरफ देखा, जहां उसके पास बेला, रेशा, ग्रेटा सब खड़े रो रहे थे। और डैनियल ने होश आते ही एन को पूछा। तब डॉक्टर ने कहा, पहले आप रिलैक्स करें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो किसी की सुन कब रहा था। फिर उसने कहा, मेरी वाइफ कहाँ है। अब बेला और सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे और उन सब की लगातार खामोशी से डैनियल को अपना सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। अब जेफ ने डैनियल को हक करके रोते हुए कहा, डैनियल एन नहीं रही। और अब डैनियल ने चीखते हुए कहा, नो नो नो, एन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने वादा किया था, मुझसे वो नहीं जाएगी, तुम सब झूठ बोल रहे हो। उसकी हालत देखकर अब सब घबराने लगे। वो किसी के चेहरे को देखकर बात नहीं कर रहा था, बस जमीन को घूर रहा था, कभी इधर देखता कभी उधर। उन सबको उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, क्योंकि एन का जाना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था जो वो सह नहीं पाया। अब बेला ने डैनियल का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, डैनियल वॉक अप, एन इज नो मोर। अब उसने बेला की तरफ अजीब नजरों से देखा और उसका हाथ झटक कर बाहर गया। एन कहाँ हो तुम? और सब उसके पीछे भागे। अब वो अपने रूम में आया। अब उसने नॉर्मल होकर जेफ से पूछा, ये मैं यहाँ कैसे, और एन कहाँ है? तब जेफ ने कहा, डैनियल तुम्हें 1 वीक बाद होश आया। एन को डॉक्टर नहीं बचा सके। अब डैनियल के कानों में एन की के टूटे फूटे अल्फाज गूंजे, जिस दिन आपको मेरा सच मालूम होगा उस दिन आप बहुत रोएंगे। और डैनियल के लिए सच ये था, एन
उसको छोड़ गई थी और अब डैनियल पीछे को दीवार से टकराकर और जमीन पर बैठता चला गया। और अब वो बुरी तरह से दहाड़ मार मार कर रो रहा था और सब उसको संभाल रहे थे। जिंदगी उस शैतान को इतना दर्द देकर ही रुलाती थी। अपने फैमिली के जाने के बाद आज फिर वो इतना रोया था। महल की दरो दीवार दहल गई थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और डैनियल ने मुश्क को ऐसी बेरहम मौत दी थी, देखने वालों के दिल ही गए थे। और अल्मास ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया या छुपा दिया, लेकिन जेना फरार हो चुकी थी क्योंकि मुश्क की मौत का सुनकर वो सदमे में हो चुकी थी। और अब एन को गए 7 महीने हो चुके थे और डैनियल की जिंदगी का सब रुक चुका था। डॉक्टर डैनियल का चेकअप कर रहे थे और उन्होंने कहा ये बिल्कुल फिट है। अब डैनियल ने हंसकर रेशा मम से कहा, मम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों टेंशन ले रही है? और मम ने खुश होकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ डैनियल, तुम ठीक हो। और डॉक्टर चेक करके चला गया। अब सब खामोश डैनियल को देख रहे थे जो बिल्कुल नॉर्मल था। और तभी डैनियल ने अपने साइड फेस किया और कहा, एन मैं ठीक हूँ, तुम और मम बेकार में इतना परेशान रहते हो। और अब एन ने कहा, डैनियल आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? तब डैनियल ने कहा, एन तुम मेरा ध्यान रखा करो और मम से कहो मेरे लिए इतना परेशान ना हो। तब एन हल्के से हंसते हुए कहा, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार कम करने लगी हो। अब चलो रूम। तब एन ने कहा, डैनियल मैं आ जाऊंगी, आप जाओ। डैनियल सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया और कहा, एन तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे बिना रूम में मन नहीं लगता, और रात भी मैं अकेला सोया रूम में। तुम कहाँ थी? कुछ काम था मुझसे ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। अब डैनियल ने रेशा की तरफ देखा जो डैनियल को देखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी, और साथ में आसपास खड़े सभी लोग। और बेला वहाँ रोती हुई रूम में चली गई क्योंकि जहाँ देखकर डैनियल बात कर रहा था वहाँ कोई नहीं था। अब डैनियल ने रेशा का हाथ पकड़कर कहा, मम समझाओ इनको, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाया करे, मेरा मन नहीं लगता। और अब रेशा कभी उस खाली सोफे को तो कभी डैनियल को देखकर आंसू बहा रही थी। अब डैनियल रूम में आया और आकर बेड पर बैठ गया और तभी उसने आवाज लगाई, एन अब सामने आ जाओ, बहुत देर हो गई। और तभी किसी ने उसको पीछे से हक कर लिया और तभी डैनियल ने उसको कस के अपने बाहों में भींच लिया और कहा, मत जाया करो, मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगता। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट पर बैठे थे और डैनियल ने एन की कुर्सी अपने बराबर में रखी हुई और एन उसके पास बैठी थी। तब डैनियल ने सेफ से कहा, जॉन पहले योर हाइनेस के लिए खाना सर्व करो। अब सेफ बेला और रेशा के मुंह को देख रहा था क्योंकि जॉन को बस खाली कुर्सी और उसके सामने खाली प्लेट दिख रही थी। अब उसने बेला के इशारे पर उस प्लेट में खाना सर्व किया। तब डैनियल ने गुस्से में जॉन के चांटा मारते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं एन नॉनवेज नहीं खाती, जाओ फौरन वेज लेकर आओ। और अब एन मुंह बना रही थी। तब डैनियल ने कहा, एन जस्ट 2 मिनट माई लव, वो लेकर आएगा अभी। अब रेशा ने आहिस्ता से डैनियल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, डैनियल बेटा आप आज रात वाले जीन्स टी शर्ट में ही हो, आज आपने चेंज नहीं किया। तब डैनियल ने कहा, एन मुझे परेशान करती है इसलिए चेंज करना याद ही नहीं रहा। और अब बेला ने कहा, डैनियल तुम तो अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब क्या हाल बना लिया है तुमने? तब डैनियल ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बात एन को समझाओ, वो क्यों मुझसे बार बार नाराज हो जाती है, फिर मेरा किसी चीज को मन नहीं करता। तब जेफ को गुस्सा आया और उसने डैनियल के मुंह पर एक चांटा मारा और डैनियल उसको अब गुस्से और खामोशी से देख रहा था। और अब जेफ ने उसको खड़ा किया, मैं आज तुझसे तेरा कोई पार्टनर नहीं, तेरा बड़ा भाई बनकर बात कर रहा हूँ। होश में आ डैनियल, एन मर चुकी है, कोई नहीं है तेरे आसपास, तू समझ क्यों नहीं आता? और बारोश अल्मास का रोज कॉल आ रहा है, सब कुछ रुक चुका है तेरी वजह से। आखिर कब तक तू इस पागलपन में रहेगा? एन नहीं है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अब डैनियल हंसा, तुम्हें क्यों नहीं दिखती है? एन वो बैठी तो है। एन अब उसने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एन बताओ तुम जेफ को, तुम यही हो, ये सब मुझे पागल समझ रहे हैं। और एन हंसी। तब डैनियल ने कहा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लगता है? और अब जेफ को गुस्सा आया, वो गुस्से में कुर्सी धकेल कर चला गया क्योंकि पिछले 7 महीने से यही हो रहा था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उधर उसके पार्टनर सर पकड़ कर बैठे थे और गुस्से में अल्मास से कहा, तुम्हारी बेटी के लिए ये अच्छा हुआ वो पागल हो गया, वरना डेविल तुम्हारी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारता। लेकिन हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, हमें तो अपने सारे सपने टूटते हुए लग रहे हैं, बर्बाद हो गए हम तो, क्योंकि डायनामाइट लास्ट मूवमेंट पर आकर रुक गया। अगर हमें पता होता उस लड़की के मरने से डेविल पागल हो जाएगा तो हम कभी उस लड़की को मारने का ऑर्डर ना देते। हम सोच रहे थे अगर वो लड़की मर गई तो डेविल उसको भूलकर सिर्फ डायनामाइट पर फोकस करेगा, लेकिन हमें क्या पता था ये बिल्कुल रोमियो बना हुआ था उसके लिए। हद है, इतनी मोहब्बत भी किस काम की। _ शिमला 7 महीने पहले।
दिन निकलने वाला था, 4 बजे का वक्त था। मिर्जा हाउस में सब सो रहे थे। जब धड़ धड़ दरवाजा बजने की आवाज आए, अब सब उठकर बैठ गए और सब इस अचानक आफत भागकर बाहर आए। और अरमान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मायरा की बेस्ट फ्रेंड सुहानी बहुत बुरी हालत में खड़ी घबरा रही थी। जब अरमान ने उसको देखकर पूछा, क्या हुआ सुहानी, सब ठीक तो है? और अब सुहानी के पीछे एक एम्बुलेंस थी और सब देखकर डर गए। और अब सुहानी अरमान और उमर को हाथ पकड़कर एम्बुलेंस के पास लाए और फिर उस बॉडी के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। अब समीरा का दिल बैठा जा रहा था और उसने कहा, सुहानी कौन है ये? अब वो सब स्ट्रेचर को अंदर लाए और जल्दी से सुहानी ने दरवाजा बंद किया और सब कांप रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, कौन है ये सुहानी? अब सुहानी ने उस कपड़े की चैन खोली और सामने उस चेहरे को देखकर समीरा की दिल चीर देने वाली आवाज निकली, हो। और समीरा धड़ाम से जमीन पर गिर गई और अब सब अपना कलेजा पकड़कर बैठ गए, क्योंकि सामने वो चेहरा हूर का था, लेकिन पहचान में कोई और थी। पूरा जिस्म पट्टियों में लिपटा था, सर से लेकर पैर तक पट्टियां थी, मुंह में एक ऑक्सीजन पाइप लगा था और सब बुरी तरह दहाड़ दहाड़ मार मार रो रहे थे। और अब समीरा को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे और सब सर पकड़ कर बैठे थे। फिर समीरा ने कहा, सुहानी कहाँ है मेरी हूर? क्या हुआ उसे? बताती क्यों नहीं? वो तो ब्रिटेन गई और तू फ्रांस में थी। और हजारों सवाल सबके मन में थे। अब सुहानी बताना शुरू किया, मैं फ्रांस के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर बोस्को के अंडर काम करती हूँ और उस रात एक सर्जरी थी, मुझे डॉक्टर बोस्को ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया। सुहानी जैसे ही केबिन में गई तो देखा कई डॉक्टर की सर्जरी करने में बिजी थे और अब सुहानी डॉक्टर बोस्को को असिस्ट करने के लिए गई, लेकिन सामने का चेहरा देखकर सुहानी के पैरों तले की जमीन निकल गई और सुहानी के मुंह से एकदम निकला हुरन। और तभी डॉक्टर बोस्को ने सुहानी का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और कहा, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? तब सुहानी ने कहा, हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है। तब बोस्को ने कहा, तो इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इस लड़की को गोली लगी है और हमें ऊपर से इस लड़की को मारने के ऑर्डर है। अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो इसको यहाँ से ले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा और तुम्हारे यहाँ से जाने का अरेंजमेंट भी मैं कर दूंगा, वरना मजबूरन हमें इस लड़की को मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लड़की जिंदा है। तब सुहानी ने कहा, लेकिन कोई इसको क्यों मारना चाहता है और इसके हस्बैंड कहाँ है? तब बोस्को ने कहा, हमें ये तो नहीं पता कौन इसको मरवाना चाहता है, लेकिन गोली इसके हस्बैंड ने ही मारी है और अब तुम आज रात को ही इसको लेकर निकल जाओ। तब सुहानी ने कहा, आप हमारी क्यों मदद कर रहे हैं? तब बोस्को ने कहा, मैं तुम्हारी नहीं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लड़की की जान बचना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़की ने ही मेरी बेटी रेबेका की जान बचाई है और इसलिए ही मैं इस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी और मैं इस लड़की को थैंक यू बोलने गए तो इसका हस्बैंड इसको जबरदस्ती पार्क से ले जा रहा था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसका हस्बैंड ही इस लड़की को मारना चाहता है। इसलिए तुम इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हें वही असिस्ट करूंगा, तुम अपने देश में ही इस लड़की का ट्रीटमेंट करना और मेरे पास ऐसी बहुत सारी बॉडीज है, मैं इस लड़की के बदले किसी भी बॉडी उन लोगों दे दूंगा। अब तुम जाओ इसको लेकर। और अब समीरा रो रो कर कह रही थी, कितना मना किया था मैंने हूर से मत जा उसके पास, लेकिन नहीं मानी। पहले भी ये जिंदा लाश बन कर आई थी और आज भी ये जिंदा लाश बन कर आई है, लेकिन अब नहीं हूर, अब तुम उस डैनियल के लिए तुम मर चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें कभी उस डैनियल के लिए और इस दुनिया के लिए जिंदा नहीं रहने दूंगी। और इस तरह मिर्जा फैमिली वो जगह छोड़कर एक हिल स्टेशन आकर बस गए और मायरा के हस्बैंड और ससुर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके ससुर की जान चली और नबील के पैर और नबील के बड़े भाई ने अपने बाप के मरते ही सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उन दोनों को घर से निकाल दिया। इस तरह मायरा अपने 5 साल की बेटी बिया और अपने हस्बैंड के साथ अपने माँ बाप के पास आ गई और हूर की देखभाल करने लगी। अरमान की अमेरिका में जॉब लग चुकी थी, वो अपनी फैमिली को अमेरिका ले गया। उसने चाचू को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के कारण जाने से मना कर दिया। और अब सुहानी हूर का घर पर ट्रीटमेंट कर रही थी। 7 महीने बाद हूर अब होश की दुनिया में लौट रही थी। अब वो बैठी बैठी रोने लगती जब उसको डैनियल के लगाए इल्जाम और उसको गोली मारना याद आता और उसने सब रोते रोते अपनी माँ बाप से बता दिया। और अब समीरा अपनी पति से कह रही थी, उमर, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारी दोनों बेटियों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? एक का शौहर अपाहिज होकर कुर्सी पर बैठ गया और हूर के साथ तो बहुत भयानक हुआ। तब उमर ने समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भूल जाओ सब और अपनी बेटियों के बारे में सोचो, वो दोनों जिंदगी के इन थपेड़ों से टूट चुकी है। तब समीरा रोते हुए बोली, ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरी दोनों बच्चियों के साथ हुआ, मेरा दिल हूर की हालत देखकर फटा जाता है। अब उमर ने कहा, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, तुम्हारी दोनों बेटियां सही सलामत है।
अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे जब मायरा के चीखने की आवाज आए और दोनों भागते हुए बाहर आए। समीरा ने देखा हूर फर्श पर बेहोश पड़ी है और समीरा ने एक चीख मारी, हूर। और अब डॉक्टर एन को चेक कर रही थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली है। और ये सुनकर समीरा और उमर सर पकड़कर बैठ गए। और अब वो दोनों बात कर रहे थे, उमर, ये बच्चा दुनिया में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये उसी डैनियल की औलाद है। मेरी हूर नहीं पैदा करेगी उसका बच्चा, क्योंकि उसकी ये हालत है, वो कैसे संभाल पाएगी एक और जान को। फिर इस बच्चे की वजह से हूर आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये बच्चा हूर को पीछे खींचेगा। तब उमर ने कहा, समीरा, हो सकता है इस बच्चे की वजह से हूर की हालत बेहतर हो जाए, उसको जीने की एक वजह और मिल जाए। तब समीरा ने कहा, नहीं उमर, ये बच्चा हूर की जीने की वजह नहीं, उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। और मैं डैनियल से जुड़ी हर याद अपनी बेटी की जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। एपिसोड 53। समीरा ने हूर से बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी हूर फिर कोई गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। और हूर खामोश बाहर बगीचे में बैठी थी जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हूर न तो अब हंसती थी और न कुछ बोलती थी। ताला लग चुका था उसके मुंह पर और बढ़ता वक्त उसके दिल में डैनियल के लिए नफरत पैदा करता जा रहा था क्योंकि उसने उसको पलटकर भी नहीं देखा। और अब हूर बैठी बैठी आंसू बहाती सोच रही थी, तूने ऐसे पीछा छुड़ा लिया मुझसे, जैसे हम सालों से बोझ थे तुझ पे। तुमने मुझे गोली नहीं मारी डैनियल, मेरे प्यार को मार दिया है, मेरे दिल टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मेरी रूह को छलनी कर दिया है। एक बार भी तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ। कितनी आसानी से तुमने गैरों पर भरोसा कर मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन अब डैनियल, मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है। मैंने आज तक किसी से नफरत नहीं की, लेकिन तुमसे कर ली। जितनी मोहब्बत की थी मैंने, उससे ज्यादा नफरत हो चुकी है। अब हूर उठकर रूम में आए और अचानक उसकी नज़र शीशे पर पड़ी और वो बुरी तरह रोने लगी। उसके चेहरे पर कई दाग पड़ चुके थे जो अभी तक भरे नहीं थे और सबसे ज्यादा रो रही थी हूर अपने बाल देखकर, क्योंकि उसको अपने बाल बहुत पसंद थे जो अब सिर्फ कांधे तक ही आ रहे थे। उसने रोते हूर अपने बालों को छुआ और अपने माथे पर लगी गोली के निशान को देखा जो उसके माथे के बीचों बीच था, गाल पर लगा लंबा कट। अब एन शीशे की तरफ देखते हुए कहा, ये दाग तो भर जाएंगे डैनियल, लेकिन वो दाग कभी नहीं भरेगी जो तुमने मेरी रूह पर किए हैं। अब हूर मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह रो रही थी। अगले दिन समीरा ने कहा, हूर चल रेडी हो, तुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब हूर ने पूछा, क्यों मम्मा? तब समीरा ने कहा, सवाल कम पूछा कर, जितना कहा जाए उतना कर। और वो चुपचाप तैयार होने चली गई। अब वो फिर से पुरानी हूर बन चुकी थी जिसके लिए वो एक फॉरेनर बनी थी, उसने खुद उसको मार दिया था। अब हूर ने पैरों तक व्हाइट कलर का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा और गले में बड़ा सा दुपट्टा लिया हुआ था और दुपट्टे से चेहरे को छुपा लिया था क्योंकि उसके दाग लोगों के दिल में हजार सवाल खड़े करते थे जिनको वो देना नहीं चाहती थी। अब हूर लेडीज डॉक्टर को देखकर कुछ हिचकिचाई, लेकिन अपने मॉम की वजह से उसने कुछ नहीं पूछा। अब हूर को तो अंदर भेज दिया था। मायरा और समीरा दोनों डॉक्टर के पास बैठी थी। जब डॉक्टर ने कहा, हूर की प्रेगनेंसी को 6 मंथ्स पूरे हो चुके हैं, आपको उसका पेट नहीं दिख रहा। तब समीरा ने कहा, मुझे लग रहा था हूर इतनी लंबी बीमारी में है, शायद इस वजह से ये सब हुआ है। तब डॉक्टर ने कहा, अब बच्चा नहीं गिराया जा सकता क्योंकि आपकी बेटी पहले ही बहुत कमजोर है और इतनी लंबी बीमारी से लड़कर लौटी है। अब बच्चा गिराने का मतलब है उसको फिर से मौत के मुंह में धकेलना, इसलिए मैडम आपको डिलीवरी तो करवानी पड़ेगी। अब समीरा अफसोस में बैठी थी। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? तब डॉक्टर ने कहा, एक रास्ता है। तब समीरा ने कहा, क्या है? तब डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे की डिलीवरी करा लो, लेकिन हूर से ये मत कहना बच्चा जिंदा हुआ है, कह देना बच्चा पैदा होते ही मर गया। उसको किसी अनाथ आश्रम में डाल देना, सुबह से शाम तक ना जाने कितने बच्चे मरते हैं, हूर का भी मर जाएगा। और अब समीरा को ये बात ठीक लगी और वो हूर को लेकर घर आ गई। अब उमर ने अपनी बीवी की बात सुनी तो उनको शौक लगा और कहा, समीरा ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्यों नहीं चाहती हूर का बच्चा इस दुनिया में रहे? तब समीरा ने कहा, इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसका बच्चा अगर उसके सामने रहेगा तो वो कभी डैनियल को नहीं भूल पाएगी और ना अपनी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। और मैं हूर के जल्द से जल्द ठीक होते ही उसकी शादी अपने भांजे सियान से कर देना चाहती हूँ, क्योंकि सियान को जब से पता चला है हूर वापस आ गई है वो तो खुशी से पागल हो रहा है और आज तक वो हूर के नाम पर बैठा है। और मेरी नज़रों में हूर के लिए सियान से ज़्यादा अच्छा कोई लड़का नहीं है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ पढ़े लिखे हैं। मेरी पहली चॉइस हूर के लिए सियान ही रहा है और अब तो वो खुद का बिजनेस कर रहा है और आज भी हूर को अपनाना चाहता है। लेकिन अगर ये बच्चा आ गया तो हूर कभी सियान के लिए हाँ नहीं करेगी और अब मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ,
अब उसकी जिंदगी हर फैसला मैं करूंगी। आपने लेकर देख लिया मेरी बेटी के लिए फैसला, क्योंकि उम्र, हम एक आम सी दुनिया के आम से लोग हैं, लेकिन डेनियल के स्टेटस का, उसकी दुनिया का हमसे कोई मेल नहीं था, और आपने जबरदस्ती मेरी बेटी को उस दुनिया में ठूस दिया। और अब बाहर निकली तो क्या हालत हो गई है इसकी, लेकिन अब नहीं, अब बस, अब वो डेनियल के लिए वैसे भी मर चुकी है, और वो खुद मेरी बेटी का कातिल है। अब बेला और जेफ डेनियल के डॉक्टर रॉबर्ट से बात कर रहे थे, जो सामने कुर्सी पर बैठे डेनियल को देख रहे थे, जो खाली कुर्सी से बात कर रहा था। अब बेला ने रॉबर्ट से कहा, मैं जो इनका ब्लड लेकर आया थी, क्या आपने वो डॉट डेनियल को दिया? तब रॉबर्ट ने कहा हाँ। फिर बेला ने सोचकर कहा, कहीं ये उसका तो असर नहीं है डेनियल पर? तब रॉबर्ट ने कहा, इनके ब्लड से बस इतना हुआ है। डेनियल अब मॉन्स्टर ऑर्किड नहीं है अब, लेकिन उसकी पावर अभी तक वही है। उसको पावर को कम करने के लिए वो एंटीडॉट के ब्लड और बोन मैरो से मिलकर बनता, इसलिए इस ब्लड का डेनियल पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ, बस उसकी बॉडी मॉन्स्टर से अलग हो चुकी है। लेकिन ये जो डेनियल को हो रहा है, इसके लिए हम साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अब जेफ ने एक साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया, और अब साइकियाट्रिस्ट डेनियल के सामने बैठा था, और अब वो उससे सवाल जवाब कर रहा था। और डेनियल ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं मानते। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अलेक्जेंडर, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब देना। डेनियल ने गहरी सांस लेते हुए और कहा। अब डॉक्टर ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो डेनियल ने कहा, मेरी फैमिली एक हादसे में खत्म हो गई, और अब जो लोग मेरे आसपास है यही मेरी फैमिली है। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब मेरी फैमिली है। अब डॉक्टर ने कहा, ये एन कौन है? अब डेनियल हल्के से मुस्कुराया और यादों में खोकर बोला, मेरी एन, माय लव, माय लाइफ, माय सोल, माय हार्ट, माय एवरीथिंग, मेरी पूरी दुनिया मेरी एन है। अब डॉक्टर ने कहा, कहाँ पर है अब वो? तब डेनियल मुस्कुरा कर कहा, यही है मेरे पास, मुझसे बात करती है, मुझे लड़ती है, नाराज होती है। अब हंसते हुए कहा, लेकिन मैं भी उसे मना लेता हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा, क्या आप उसे टच कर सकते हैं? तब डेनियल ने कहा, हाँ, मैं उसको छू सकता हूँ, महसूस करता हूँ, बात करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ। फिर डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, आपके हिसाब से आपकी वाइफ आपके पास है? फिर डेनियल ने यस कहा, और अब एक वीडियो डेनियल को दिखाया जिसमें इनकी बॉडी को ले जा रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने प्रे की और उसकी बॉडी को एक ताबूत में बंद की और मिट्टी में दबा दिया। और फिर उस कब्र का नाम दिखाया गया, जिस पर लिखा, एन डेनियल अलेक्जेंडर, वाइफ ऑफ डेनियल अलेक्जेंडर। और अब डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ अब यहाँ है, आप कैसे कह सकते हो वो आपके आसपास है? और अब डेनियल ने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ कर कहा, मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरे पास है। तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों के लिए ये एक पागलपन है तो मैं बहुत खुश हूँ इस पागलपन, और मैं इसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजरना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जिंदा है और मेरे पास है, तुम्हारे कुछ भी कह देने से मैं नहीं मानूंगा। और अब डेनियल वहां से उठकर चला गया। अब जेफ, बेला और बाकी सब अंदर आए। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर डेनियल का दिमाग पर अपनी वाइफ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, और उनका दिमाग इस बात को नहीं मान रहा है कि उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही। इनको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो चुकी है। ये एक हेलुसिनेशन की एक स्टेज है जिसमें इंसान एक भ्रम में जीता है। इसमें इंसान अपने साथ हुए उस हादसे को नहीं मानता, और वो उसके दिमाग में इस तरह बैठ जाता है कि उसको देखने और महसूस करने लगता है। फिर बेला ने कहा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? फिर डॉक्टर ने कहा, वक्त ही इसका इलाज है, बस इनको कभी अकेला मत छोड़ना, वरना इनकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। इनके आसपास कोई ऐसा हो जिससे ये अपनी दिल की बात कह सके, जो इनको संभाल सके, इनकी वाइफ की जगह को भर सके। फिर धीरे धीरे ये इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। फिर डॉक्टर ने बेला से कहा, आप कौन लगती है इनकी? तब बेला ने कहा, मैं इनकी दोस्त हूँ। तब डॉक्टर ने एक राय दी, आप खुद को वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा इनकी वाइफ थी, या उनकी वाइफ से मिलती जुलती लड़की इनके सामने ले आओ तो शायद ये जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि फिर वो भरम में नहीं रहेंगे। अब वो सब बैठे डेनियल के लिए परेशान थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, रात का वक्त था। अब एक नौकर जल्दी से भागता हुआ आया और कहा, मैडम, चीफ रूम में नहीं है, मैंने सब जगह देखा, वो कहीं भी नहीं है। और अब वो सब उठकर भागे। उन्होंने कॉल किया तो कितने देर बाद कॉल एक बूढ़े आदमी ने उठाया, और उसने जो कहा सब सुनते ही भाग लिए। अब जेफ, बेला, रोमी अब कब्रिस्तान में थे। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। डेनियल इनकी कब्र के पास मिट्टी में उल्टा पड़ा था, उसका पूरे जिस्म मिट्टी में सना हुआ था, और बेला उसको देखकर रोने लगी। और अब वो सब डेनियल के चारों तरफ खड़े थे। अब डॉक्टर ने उनको बताया, इन्होंने बहुत खतरनाक ड्रग्स लिया है,
और वो भी इतनी डोज ली है कि एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में ना ले जितनी इन्होंने एक बार में ली है। अब रॉबर्ट ने कहा, इनको अकेला मत छोड़ो, ये अब अपने आप में नहीं है। और सब रूम से जा चुके थे, अब बस रेशा और बेला ही रूम में थी। अब रेशा ने बेला से कहा, बेला एक बार मैंने ही तुमसे कहा तुम इन और डैनियल की जिंदगी से निकल जाओ, लेकिन आज मैं ही ये कह रही हूँ तुम डैनियल के लिए एन बन जाओ, क्योंकि इस वक्त उसको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो उसको संभाल सके। तुम डैनियल से फिर से शादी कर लो और अब से तुम उसके रूम में ही रहना, क्योंकि एक इंसान का उसके आसपास होना बहुत जरूरी है। और बेला खड़ी सोचती रह गई, क्या डैनियल मुझे एन की जगह देगा? क्या मैं एन की कमी पूरी कर सकती हूँ? और अब बेला एन के चेंजिंग रूम में गई और उसके कपड़ों को छू कर देखने लगी। अगली सुबह डैनियल की आंख खुली तो उसने देखा बेला उसके लिए जूस लेकर खड़ी है। डैनियल ने गौर से देखा बेला के अब बाल कली नहीं थे, बिल्कुल सीधे थे जो कंधे से नीचे तक थे। साइड से उसने एन की तरह पिन लगा रखा था, घुटनों तक आती ब्लैक फ्रॉक और उसके साथ बूट और फ्रॉक पर लेदर की जैकेट। उसने पूरा गेटअप एन का किया हुआ था, वही लाइट मेकअप। बेला खूबसूरत तो थी लेकिन एन जितनी नहीं। और अब वो मुस्कुरा कर डैनियल के पास आए और कहा, डैनियल आपके जूस का टाइम हो चुका है। अब वो डैनियल को तुमसे आप बुला रही थी और डैनियल को उसको देखकर इतना गुस्सा आया, उसने वो जूस बेला के मुंह पर फेंक दिया और उसके कंधे पकड़कर भींचते हुए कहा, मेरी एन की जगह लेना चाह रही हो? उसके कपड़े उसका लाइफस्टाइल अपना कर क्या साबित करना चाह रही हो? मैं भूल जाऊंगा उसे, मेरी एन की जगह कोई नहीं ले सकता और ना मैं किसी को लेने दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट, दोबारा एक गेट अप करके मेरे सामने मत आना। और बेला रोकर कमरे से चली गई। अंडस्को अब समीरा को मजबूरन एन को बताना पड़ा वो माँ बनने वाली है, और ये सुनकर तो डे से एन के मुर्दा जिस्म में जान आ गई और वो बहुत ज्यादा खुश थी। बार वो शीशे में जाकर अपना पेट देखती, उसको बहुत खुशी थी उसका बेबी आने वाला है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखने लगी, लेकिन कुछ कड़वी यादें उसको रुला देती थी। आज सब बाहर पार्क में बैठे शाम की चाय पी रहे थे जब सियान की गाड़ी आकर रुकी, जिसके हाथ में एक फूलों का बुके था, जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट स्मार्ट सा लग रहा था। उसकी हाइट हूर से कुछ इंची लंबी थी, वो उम्र में हूर से 4 साल बड़ा था। अब पतला दुबला सा सियान हूर के पास आकर बैठ गया और हूर उसको अपने पास बैठा देखकर उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसके कानों में डैनियल के अल्फाज गूंजने लगे, मैं किसी गैर मर्द का साया भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो खौफनाक रात एन को याद आने लगी जब डैनियल ने उसको गोली मारी थी और हूर चीख मार कर अंदर भागी। दे से फिर से डैनियल उसको किसी के साथ देख लेगा और अंदर रूम में आकर छुप कर बैठ गई जहां सब हैरान थे। समीरा समझ चुकी थी हूर के दिल में अभी तक डैनियल का खौफ है। अब समीरा अंदर गई और दरवाजा बजा कर कहा, हूर दरवाजा खोलो। और अब उसने डरते डरते दरवाजा खोला। अब समीरा ने कहा, हूर ये क्या बदतमीजी है, सियान तुम्हारे लिए इतनी दूर से चल कर आया है और तुम हो के अंदर भाग आए। अब हूर ने कहा, नहीं मम्मा, डैनियल को पता चल गया तो वो मुझे फिर से गोली मार देगा। मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मुझे किसी गैर मर्द से बात नहीं करनी। अब समीरा ने उसको प्यार से समझाया, हूर भूल जाओ डैनियल को, अब डैनियल का चैप्टर अपनी जिंदगी से फाड़ कर फेंक दो। कोई डैनियल नहीं है, तुम मर चुकी हो उसके लिए और अब वो कभी तुम तक नहीं आएगा। तुम अब एन डैनियल अलेक्जेंडर नहीं हो, अब तुम हूरन मिर्जा हो। अब तुम हमारी बेटी हो, समझ गई? और तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, सबसे घुलो मिलो, जिंदगी एंजॉय करो मेरी बच्ची, एवरीथिंग इज फाइन। समीरा ने हूर को सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए उसको बाहर लाए और अब सियान से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उसको आंखें दिखा रही थी। जवाब न देने पर आज एन की सोनोग्राफी थी, मायरा उसके साथ आई थी और हूर ने देखा वहाँ सब लेडीज अपने हस्बैंड के साथ आई थी। और अब हूर अंदर गई तो डॉक्टर ने उसको लेटाते हुए कहा, आपके हस्बैंड कहाँ है? लेकिन हूर खामोश थी। फिर मायरा ने जवाब दिया, उनको कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाए। तब डॉक्टर ने एन को चेक करते हुए कहा, कमाल है, पहला बच्चा है और पहली सोनोग्राफी और हस्बैंड को काम है, वरना ये मूवमेंट तो हर कपल के लिए सबसे स्पेशल होता है। अपने बच्चे की पहली मूवमेंट तो हर बाप देखना चाहता है। और एन की आंखों में नमकीन पानी भरने लगा, इसलिए जल्दी से एन ने आंखें रगड़ दी और मायरा ने कहा, आप जल्दी करें, क्योंकि वो समझ गई थी हूर रो रही है। और अब हूर ने मॉनिटर देखा जिसमें बच्चा मूवमेंट कर रहा था और हूर इस कदर खुश थी कि उसका मन कर रहा था वो डैनियल को कॉल करके बताए, हमारा बेबी आने वाला है दुनिया में। लेकिन तभी कुछ खौफनाक आवाज, कुछ इल्जामों ने एन का सीना चीर दिया और फिर एक सोच उसके दिल में आए, किसे बताना चाह रही है जिसने तुझे अपने हाथों से गोली मारी है, जो तेरे वजूद से नफरत करता है, जिसके लिए तू मर चुकी है। अगर उसने कह दिया ये बच्चा उसका नहीं है किसी और का है, तो क्या सुन पाएगी अपने बच्चे के लिए नाजायज का ताना? नहीं नहीं हूर, तू कभी मत बताना, डैनियल से कभी खुद को उसके लिए जिंदा मत करना।
अंडरस्कोर बेला डैनियल के पास बैठी थी क्योंकि वो 2 दिन से बिस्तर से नहीं उठ रहा था, बस आंखें बंद करे करे ही एन ही कर रहा था। बेला डैनियल को बहुत चाहती थी। अगर एन डैनियल को अपने बचपन से चाहती थी तो बेला डैनियल को उसके बचपन से चाहती थी, क्योंकि वो दोनों एक स्कूल, एक ही कॉलेज और एक ही माहौल में पले बड़े थे और बेला तब से उसको चाहती आ रही थी। लेकिन डैनियल ने कभी बेला से प्यार नहीं किया था। शादी के बाद भी उसने बेला को बस ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया था, कभी उससे प्यार से या सीधे मुंह बात नहीं की थी, ना उसको अपने आसपास आने देता था। लेकिन अब वो बेला पे इतना एहसान करने लगा, अब वो उससे बात करने लगा था, उसके सामने अपनी दिल की बात और एन की बातें शेयर करने लगा था। और बेला को अब वो अपने पास बैठने से भी नहीं रोकता था, क्योंकि बेला उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। वो उसकी हर बदतमीजी और रुडेंस सहकर भी उससे दूर नहीं होती थी, इसलिए डैनियल को उससे हमदर्दी होने लगी थी। अब वो डैनियल के पास चेयर पर बैठी थी और डैनियल उल्टा बेड पर आंखें बंद करके लेटा था, क्योंकि वो बेला से बहुत देर से बात कर रहा था और फिर सो चुका था। और अब बेला उसको सोता देख उठकर जाने लगी जब डैनियल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एन मुझे छोड़कर मत जाओ। वो फिर से अपने आसपास एन को महसूस कर रहा था। अब बेला उसके पास ही बेड पर बैठ गई और डैनियल ने उसकी गोद में सर रख लिया। अब बेला को अजीब सी खुशी मिली, क्योंकि यही तो वो चाहती थी और यही सोचती थी, कभी तो डेविल उससे प्यार करे। अब उसने डेविल को देखा जिसने ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और ब्लैक वेस्ट जिसमें से उसकी खूबसूरत बॉडी चमक रही थी, हैवी मसल्स दिख रहे थे और उसने बेला को हक किया हुआ था। और अब बेला के अंदर से आवाज़ आई, बेला ये गलत है, डेविल दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वो तुझे एन समझ रहा है, वो तेरा नहीं है। लेकिन बेला के अंदर से दूसरी आवाज़ आई, बेला एन मर चुकी है, अब डैनियल और तेरे बीच कोई नहीं है, न लोरा, न एन और न किटी। अब तेरी तकदीर ने डैनियल तुझे दिया है, अब ये सिर्फ तेरा है, अब कोई नहीं है तेरे और डेविल के बीच। अब तो डेविल के दिल में जगह बना ले, एन की कमी पूरी कर दे। और अब बेला डैनियल के पास लेट गई और उसको हक कर लिया और बेला डैनियल के चेहरे को हाथ में लिया और उसके होठों पर झुक गई, उसको किस करने लगी। लेकिन तब ही डैनियल को एहसास हुआ, ये टच उसकी एन का नहीं है, ये उसकी एन का नाजुक मरमरी सा जिस्म नहीं है, ये कोई सख्त जिस्म है। और डैनियल ने आंखें खोली और देखा वो बेला के साथ है। तभी डैनियल ने बेला को दूर धकेलते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मेरे होठों पर, मेरे जिस्म पर, मेरे हर हिस्से पर बस मेरी एन का हक है और किसी का नहीं। गेट आउट ऑफ माई रूम। अब बेला को अपनी इंसल्ट पर तिलमिला गई और कहा, अब एन कभी नहीं आएगी, अब बस मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो। डैनियल ये बात क्यों नहीं समझ रहे? और अगर इतना ही प्यार था एन से तो क्यों मारा उसे? तब डैनियल ने कहा, ठीक है, मैंने दूर किया है ना उसको खुद से, इसलिए मैं पूरी जिंदगी खुद को सजा दूंगा, उसकी याद में रहूंगा। अब एन नहीं तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। और रूम से बाहर निकल गया। अंडरस्कोर मायरा हूर की बहुत देखभाल कर रही थी, क्योंकि हूर का डिलीवरी टाइम करीब आ रहा था और हूर बहुत ज़्यादा खुश थी आने वाले बच्चे के लिए। वो बच्चा पेट में जब भी मूवमेंट करता, हूर खुशी से चिल्लाकर मायरा और अपनी माँ को बताती। उसके लिए ये सब बहुत अनोखा और नया एहसास था और सब उसकी खुशी में शामिल हो जाते, सिवाय एक के जिसका सबसे पहला हक था इस खुशी पर। वो पल पल मर रहा था, अपने आप को सजा दे रहा था। और अब उमर ने अपनी बीवी से कहा, समीरा जो तुम इरादा लेकर बैठी हो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि हूर बहुत खुश है अपने बच्चे को लेकर, अगर तुमने उससे उसका बच्चा छीन लिया तो वो जीते जी मर जाएगी। और तब समीरा ने कहा, उमर अगर ये बच्चा हूर के पास रहा तो कभी ना कभी ये अपने बाप को पूछेगा, तब क्या जवाब देंगे हम? क्या हम उस मॉन्स्टर का बच्चा रखे, उस कातिल का बच्चा रखे जिसने हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है? कौन अपनाएगा ऐसे बच्चे को? तब उमर ने कहा, वो बच्चा सिर्फ डैनियल का अंश है, बच्चा वो सिर्फ हमारी हूर का होगा। मैंने सियान से बात की है, सियान हूर के साथ उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है। वो खुद हूर की डिलीवरी का वेट कर रहा है, जैसे ही हूर की डिलीवरी हो जाएगी हम कुछ टाइम बाद ही हूर और सियान की शादी कर देंगे, फिर वो बच्चा सियान को ही अपना बाप समझेगा। वो क्यों डैनियल के बारे में पूछेगा, लेकिन अगर बच्चा छीन गया तो फिर शायद हूर जीते जी मर जाए। अब समीरा को उमर की बात कुछ समझ आई। फिर उमर ने कहा, वो बच्चा सिर्फ हमारी हूर का होगा, उसकी कोई पहचान डैनियल की नहीं होगी, उसकी हर पहचान हमारी हूर से होगी, हमसे होगी। वो बच्चा सिर्फ हमारा होगा और फिर बाद में सियान और हूर का होगा। और समीरा अब खामोश हो गई। हूर गहरी नींद में सो रही थी और सब गार्डन में शाम की चाय पी रहे थे। जब हूर के चीखने की आवाज़ आने लगी और सब भागकर अंदर गए तो हूर पेट पर हाथ रखकर रो रही थी और फिर सब उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागे और फौरन डॉक्टर ने हूर को चारों तरफ से घेर लिया। मायरा हूर का हाथ पकड़कर बैठी थी और उसको दिलासा दे रही थी और हूर बहुत रो रही थी और चीख रही थी। और डॉक्टर ने कहा, हूर तुम्हारा बच्चा मर सकता है, हिम्मत से काम लो। और फिर मायरा ने कहा,
हूर आंखें बंद करो और वो सोचो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। और अब हूर ने आंखें बंद की और एक हंसता हुआ चेहरा उसके सामने आया और हूर ने एक जोरदार चीख मारी, डेनी। और कुछ ही पल में बच्चे की रोने की आवाज कानों में आई और डैनियल जो दुनिया से बेखबर पड़ा था एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा और एन करता उठकर बाहर भागा। अब रेशा ने उसको समझाया, कुछ नहीं है डैनियल, तुम आराम करो। तब डैनियल ने कहा, मुझे ऐसा लगा एन तकलीफ में है और मुझे पुकार रही है। तब बेला ने कहा, डैनियल कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। और बेला उसको अंदर ले आई और अब डॉक्टर खुश होती हुई बाहर आए और एक रोई की तरह सुर्ख सफेद बच्चा कपड़े में लपेट कर देते हुए कहा, मुबारक हो, नाती हुआ है। और उमर ने उस बच्चे को सीने से लगाया। बाकी सब भी बहुत खुश थे और उमर ने एक नोटों की गद्दी उसके ऊपर उतारकर नस को दे दी और नस ने कहा, किसी की नज़र ना लगे, बच्चा बहुत खूबसूरत है। और अब समीरा ने भी मुस्कुराते हुए उस बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, मेरी हूर का बच्चा, और उसके माथे पर प्यार किया। और उस बच्चे ने कसमासा कर आंखें खोली तो समीरा की आंखें फटी रह गई। और अब समीरा ने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उसका का कलेजा बैठ गया और अब उमर भी अपनी जगह सुन खड़े रह गए थे, जैसे उनके जिस्म में जान ही ना हो, क्योंकि जिस पहचान से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे वो बच्चा उसी पहचान के साथ पैदा हुआ था। उसकी आंखें नीली थी और बाल गोल्डन, वो अपने बाप की कार्बन कॉपी था। अब उन सबको लगा जैसे डैनियल उनके सामने खड़ा हो और कह रहा था, कहाँ तक बचोगे मुझसे। और अब समीरा के दिल में एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। एपिसोड 54। अब समीरा ने उस बच्चे को देखकर उमर की तरफ देखा, जिसका डर था वही हुआ। अब मायरा सब भागकर बच्चे के पास आए और मायरा की बेटी बिया ने बच्चे को देखते ही कहा, वाओ नानू, ये कितना प्यारा है, ये तो बिल्कुल कैन डोल जैसा है जो पापा मेरे लिए खरीद कर लाए थे, ये बिल्कुल उस गुड्डे से जैसा है। उसकी भी आंखें नीली और गोल्डन बाल है। और फिर उसने गालों पर हाथ लगाते हुए कहा, ये कितना सॉफ्ट है। अब समीरा ने नर्स से हूर को पूछा तो उसने बताया, हूर ठीक है, अभी दवाई के नशे में है। और फिर समीरा उस बच्चे को लेकर बाहर कॉरिडोर में आई और उमर उसके पीछे आता हुआ बोला, समीरा कहाँ लेकर जा रही हो बच्चे को। तब समीरा ने कहा, नर्स को देने के, वो इसको किसी अनाथ आश्रम में दे आए। तब मायरा ने कहा, मम्मा प्लीज ये क्या कह रही है आप, हूर मर जाएगी इस बच्चे के बिना, हूर की जान बसी है इस बच्चे में। और अब उमर ने भी कहा, मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, हूर के लिए उसका बच्चा सब कुछ है, ये उसका बच्चा है। तब समीरा ने कहा, आप सबको समझ क्यों नहीं आता, ये बच्चा सिर्फ डैनियल का है और ये उसकी पहचान के साथ इस दुनिया में आया है। ये बच्चा हम में से नहीं है, इसका चेहरा रंग रूप बता रहा है, ये एक फॉरेनर बच्चा है, एक अंग्रेज का बच्चा है ये। और इस बच्चे का चेहरा हूर को डैनियल को भूल नहीं देगा। वो जब जब इस बच्चे को देखेगी उसको डैनियल याद आएगा और फिर से वो डैनियल के पास जाने की जिद करेगी, जो अब मैं उसको जाने नहीं दूंगी। इस बच्चे के रहते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इस बच्चे को मैं हूर से दूर कर दूंगी ताकि मेरी हूर आगे बढ़ सके। और उमर ने कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रही समीरा, हूर पर क्या बीतेगी, वो मर जाएगी। तब समीरा ने कहा, कुछ दिन रोएगी, फिर धीरे धीरे सब भूल जाएगी, उसकी शादी सियान से करा दूंगी और फिर उसकी फैमिली सियान के साथ शुरू हो जाएगी जो हमारी हूर के जैसी होगी, जिसमें किसी फिरंगी की पहचान नहीं होगी। फिर वो इस बच्चे को भूल जाएगी। और अब समीरा ने नस को बच्चा देते हुए कहा, जाओ ले जाओ इस बच्चे को। समीरा डे से पागल हो चुकी थी, वो हर हाल में हूर की जिंदगी से डैनियल को बाहर निकालना चाहती थी। तभी इन बुरी तरह चीखी मम्मा और लड़खड़ाती हुई आए और उसने अपनी माँ से अपने बच्चे छीनकर सीने से लगा लिया और बुरी तरह रोती रोती कह रही थी, मेरा बच्चा। और अब वो गुस्से उसने अपनी माँ को देखते हुए कहा, मम्मा आप ये सोच भी कैसे सकती है, मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में दूंगी, क्या लावारिस है मेरा बच्चा। तब समीरा ने हूर को समझाते हुए कहा, हूर ये बच्चा उस इंसान का है जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी और इस बच्चे का चेहरा हूबहू उसका ही है, क्या चैन से जी पाओगे जिंदगी भर इस चेहरे को देखकर। तब हूर ने कहा, मम्मा आप ये क्यों भूल रही है, इस बच्चे को मैंने 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है, इसको अपने खून से सींचा है। डैनियल का चेहरा ले आने से ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं हो जाएगा और इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है जो उसका चेहरा उसके बाप पर है, ये तो कुदरत ने बनाया है। बस इतनी छोटी वजह के लिए आप मेरा बच्चा अनाथ आश्रम में फेंकना चाहती है। अपने बच्चे के लिए मैं एक खून तो क्या 1000 खून माफ कर सकती हूँ। तब समीरा ने कहा, ठीक है तुम माफ कर सकती हो, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगी, मेरे घर में इस बच्चे के लिए जगह नहीं है। अब सब समीरा को देख रहे थे जो बेकार जिद करके बैठी थी, जो एक मासूम बच्चे से बैर पाल रही थी। समीरा हूर की शादी अपने भांजे से कराना चाहती थी और अब उसको ये डर था कहीं सियान इस बच्चे की पहचान की वजह से हूर से शादी करने से मना ना कर दे और हूर अपने बच्चे के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी।
अब हूर ने हैरत और दुख से अपनी माँ को देखा और कहा, मम्मा आप ये क्या कह रही है, आपके घर में मेरे बच्चे के लिए जगह नहीं है। तब समीरा ने गुस्से से कहा, हाँ नहीं है, जाकर फेंक दो इसको किसी फुटपाथ पर। तब हूर ने चीखते हुए कहा, मम्मा जुबान संभाल कर बात करे, ये किसी एरे गैरे की औलाद नहीं है, इसका बाप एक किंग है। अगर मैं उसको एक कॉल कर दूँ तो वो खड़े खड़े अपने बच्चे के लिए महल खरीद देगा, और आप इसको फुटपाथ फेंकने की बात कर रही है। तब समीरा ने कहा, आ गया ने तेरे मुंह पर भी, ये उसकी औलाद है। कल को ये बच्चा भी तुझसे 10 सवाल पूछेगा कि ये हम जैसा नहीं है, कौन है इसका बाप। तब क्या कहेगी, ये बताएगी इसको कि तेरा बाप एक किंग है, लेकिन तेरी माँ को गोली मारकर उसके माथे पर बदजल्नी दाग लगा कर फेंक दिया। और इस बच्चे को देखकर लोगों के मन में 10 सवाल आएंगे, किस किस जवाब देंगे हम। इसलिए हूर, दे दे इस बच्चे को हमारे लिए और आजमाइश खड़ी मत कर। तब हूर ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, ठीक है मम्मा, मेरा बच्चा आपके लिए आजमाइश नहीं बनेगा, मैं अभी इसी वक्त अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तब समीरा ने कहा, फिर से उस डैनियल के पास जाओगी। तब हूर ने कहा, नहीं मम्मा, वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कहीं भी जाऊं, मेहनत करूंगी और अपने बच्चे को पालूंगी। और अब समीरा ने अपने शौहर को देखते हुए कहा, देख रहे हैं आप, ये पहले भी हमें उस फिरंगी के लिए छोड़ कर गई थी, अब उस फिरंगी की औलाद के लिए छोड़ने की बात कर रही है। तब हूर ने चिल्लाकर कहा, मम्मा ये मेरी भी औलाद है, ये आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है। तब पीछे से सियान जो कब से उनकी बातें सुन रहा था एकदम बोला, हूर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब सियान ने उमर को देखते हुए कहा, खालू जान मैंने आपसे कहा था मैं हूर को उसके बच्चे के साथ अपनाऊंगा, तो आप फिर क्यों उसका बच्चा उससे दूर करना चाहते हैं। और इस बच्चे का चेहरा डैनियल पर हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये बच्चा सिर्फ हूर का है और शादी के बाद हम दोनों का, तब तक के लिए ये बच्चा और हूर मेरे अमानत है आपके घर में। और हूर ने अब सियान को देखते हुए कहा, नहीं सियान, अब अगर मेरी मम्मा मेरे बच्चे को मेरा मानकर अपनाएगी तो मैं उस घर में जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और अब हूर बच्चे को लेकर आगे बढ़ी ही तो उसके पैर लड़खड़ा गए और तभी समीरा ने उसको पकड़ते हुए कहा, हूर ठीक है, मैं तेरी खातिर इस बच्चे को अपना लेती हूँ, क्योंकि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरी खातिर इस बच्चे से भी करूंगी। लेकिन हूर, जिस तरह से तू अपने बच्चे से प्यार करती है, इसका भला चाहती है, वैसे ही मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए तुझे मुझसे एक वादा करना है हूर, तू डैनियल को भूलकर सियान के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। तब हूर ने कुछ देर खामोश होकर कहा, ठीक है मम्मा, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। और इस तरह हूर अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। अमेरिका से उसके बड़े पापा की फैमिली भी हूर से और उसके बच्चे से मिलने आ गई। सब बहुत खुश थे। हूर ने अपनी बड़ी माँ से माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने हूर को माफ़ कर दिया था। और जब हूर से बच्चे के नाम के बारे में पूछा गया तो हूर ने कहा, एडी, और सबको वो नाम बहुत पसंद आया और सब जान गए ये नाम दो नामों से मिलकर बना है। लेकिन समीरा का मुंह कुछ बन गया नाम सुनकर, और अब हूर सारी दुनिया के दुख दर्द भूलकर अपने बच्चे को उसने अपनी कुल कायनात बना ली। इसी तरह वक्त का काम है गुजरना और वो तेजी गुजर रहा था। अब हूर का बच्चा 2 साल का हो चुका था। गोल मटोल सा नीली आंखों और सुनहरे बाल वाला सुर्ख सफ़ेद एडी इतना प्यारा था, जो कोई उसको एक बार देख लेता तो उसको प्यार किए बिना नहीं रह पाता था। मायरा, उसके नाना और मायरा की बेटी की तो वो जान बना हुआ था। वो पूरा दिन उसको सीने से लगाए रखते और हूर की पूरी दुनिया एडी में बसी हुई थी। हिल स्टेशन के सारे बच्चे उसको लेने के लिए मचलते रहते। कोई उसको नीली आंखों वाला गुड्डा बुलाता तो कोई फिरंगी बच्चा, अगर उससे कोई खींचा रहता था तो वो थी उसकी नानी समीरा। लेकिन एडी ऐसा बच्चा था जो कोई उसको नहीं भी लेना चाहता, वो इस तरह खिलखिला कर हंसता और वो लेने के लिए मजबूर हो जाता। समीरा हर बार हूर से सियान के लिए पूछती, जो उसके बच्चे के लिए आए दिन कुछ न कुछ लेकर आता था, लेकिन हूर हर बार की तरह उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। और समीरा इसकी वजह उस बच्चे को मानती थी। और आज भी हूर ने सियान को बहाना बनाकर टाइम ले लिया था और इस वजह से समीरा का काफी मूड ऑफ था। अब एडी बैठा हुआ खिलौना मुंह में लेकर खेल रहा था। हूर उसके लिए उसके कपड़े लेने अंदर गई थी और समीरा वहां से गुजर रही थी, जब मासूम से बच्चे ने दोनों हाथ उठाकर नानी की तरफ खिलखिला कर हंसते हुए देखा और अपनी तोतली जुबान में कहा, नन्ना ले लो। और समीरा उससे मुंह फेर कर निकल गई और वो बच्चा जैसे ही समीरा की तरफ लपका, वो बेड से नीचे गिर गया और हूर की एकदम चीख निकल गई और उसने भागकर उसको सीने में दबोच लिया और उसके रोती हुई चूमने लगी, जो बहुत रो रहा था। अब हूर को अपनी माँ पर गुस्सा आया और उसने कहा, मम्मा आपने मेरे बच्चे से किस बात की बैर रखी हुई है, ये तो मासूम है, इसने क्या बिगाड़ा है।
आपका? तब समीरा ने कहा, ये मेरा नहीं, मेरी बेटी का बिगाड़ रहा है, उसकी जिंदगी से खेल रहा है, क्योंकि मैं जानती थी यही सब होगा। इस बच्चे का चेहरा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। आखिर हूर कब तक तुम सियान को अपने चक्कर में लटका कर रखोगी? कब तक वो सियान तुम्हारी हाँ का इंतजार करे, जबकि वो तुम्हारे बच्चे को भी अपनाना चाहता है। तब हूर ने कहा, मम्मा बस मुझे थोड़ा और वक्त दे, यकीन करे मैं सियान से ही शादी करूंगी। और समीरा ने कहा, ये आखिरी मौका है, अब अगर तुम नहीं मानी हूर तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और हूर जाते हुए अपनी माँ को देखती रह गई। डैनियल बाहर गार्डन में काउच सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा था। डैनियल बिल्कुल जिंदगी से कट चुका था। उसका बिजनेस सब उसके मैनेजर जेफ और रोमी संभाल रहे थे। रोमी भी शादी कर चुका था। जेफ और ग्रेटा ने एक बच्ची गोद ले ली थी, जो कि अब 3 साल की थी। उसके पार्टनर डायनामाइट के लिए गुस्से से पागल हो रहे थे। डैनियल को रोज कॉल करके उसकी मिन्नतें करते, कभी गुस्सा करते, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दुनिया से और लोगों से उसने बिल्कुल किनारा कर लिया था। अब वो बाहर गार्डन में सोफे पर लेटा हुआ था। जब रेशा उसके पास आई, डैनियल ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी शेव बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से वो सदियों का बीमार लग रहा था। रेशा, बेला, जेफ सब उसको समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं होता था। और अब रेशा उसकी ऐसी हालत देखकर अंदर अंदर कट रही थी, क्योंकि डैनियल रेशा के लिए अपने बच्चों की तरह था। वो उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। वजह थी उसकी माँ हनी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त और उसकी हमदर्द भी थी। हनी ने भी रेशा के बच्चों में और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। हनी रेशा की बहुत मदद करती थी। उसके बच्चों को अपने बच्चों के ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था, क्योंकि रेशा का पति एक छोटी जॉब करता था जिसमें वो लग्जरी लाइफ और हाई एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकती थी। इसलिए हनी ने उसका सब खर्चा उठाया। और जाते वक्त हनी रेशा से वादा ले गई थी कि उसके बाद वो उसके डैनी का ख्याल रखेगी, और रेशा आज तक इस वादे को निभाती आई थी। वो अपने बच्चों से ज्यादा डैनियल पर ध्यान देती थी, और डैनियल भी उसको अपनी माँ की तरह इज्जत और प्यार देता था। वो अपनी माँ की तरह रेशा की ही सुनता था। और आज रेशा एक अटल फैसला करके आई थी डैनियल को समझाने के लिए। डैनियल आंखें बंद करे खामोश लेटा था जब रेशा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूमा, और डैनियल ने आंखें खोल दी। और अब रेशा ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, डैनियल, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? क्या एक इंसान के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती, जीना नहीं छोड़ा जाता? तब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, मेरी दुनिया तो रुक चुकी है, और जीना मैं चाहता नहीं। मैं तो बस अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ और मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तब रेशा ने कहा, डैनियल ऐसी बातें मत करो, क्यों नहीं जीना चाहते तुम? तब डैनियल ने कहा, किस लिए जीऊं और किसके लिए जीऊं, जब मेरा अपना कोई रहा ही नहीं, और इस तकलीफ के साथ कैसे जी सकता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से मारा है। जब भी मैं अपने हाथों को देखता हूँ तो मन करता है इनको अपने जिस्म से अलग करके फेंक दूँ, लेकिन ये भी मेरे लिए अब सजा बन चुके हैं। न कट सकते हैं और ना मैं खुद को मार सकता हूँ। तब रेशा ने बेबसी से कहा, डैनियल, क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को? तब डैनियल ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं सजा के काबिल हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया, दुनिया के कहने में आकर उसको अपने हाथों से मार दिया, इसलिए मेरी यही सजा है। मुझे रोज जीना है और रोज मरना है, क्योंकि सब मेरे अपने मुझे छोड़कर जा चुके हैं। कोई नहीं है मेरा, अकेला हूँ मैं। तब रेशा ने कहा, क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है? अब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, आप सबके लिए ही तो अभी तक सामने बैठा हूँ, वरना मेरी रूह तो मर चुकी है। अब उसकी बात सुन रही जेफ को उसकी बातों से गुस्सा आया। अब जेफ ने कहा, ठीक है, हम तेरे कोई नहीं लगते, तेरी फैमिली नहीं है तो हम तेरे साथ क्यों रहे? चलो मॉम, ये हमें फैमिली नहीं मानता, तो अब हम भी इसकी फैमिली नहीं है, और मर जाओ तुम इनकी यादों में, हम कुछ नहीं रहे तुम्हारे। चलो मॉम। अब जेफ ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। तब डैनियल ने मम का हाथ पकड़ा और कहा, जेफ, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम सब मेरे लिए क्या हो। मेरा अपना कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन तुम सब मेरे अपने हो, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तो डैनियल, प्लीज हमारे लिए जीना सीखो, क्योंकि हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। अब रेशा रोकर कहने लगी। फिर डैनियल ने रेशा को हक करते हुए कहा, ठीक मम, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। तब जेफ ने कहा, अपना बिजनेस ज्वाइन कर लो डैनियल, काम में लगोगे तो दिमाग बटेगा, और मिशन डायनामाइट शुरू करो। आज तुझसे बारोस और तेरे पार्टनर मिलने आ रहे हैं। और डैनियल ने अब जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। अब डैनियल मीटिंग रूम में बैठा था जब बरोश ने कहा, मिस्टर अलेक्जेंडर, आपकी वजह से हम काफी लॉस में जा चुके हैं। पिछले 3 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। वो तो अच्छा हुआ नाइट्रो यूज किया जा चुका है, वरना ना जाने कितने लोग मारे जाते। और प्लीज फॉर गॉड सके
अब जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा कर दो, क्योंकि मेरा ये आखिरी साल है, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। अगर जनता को जरा भी भनक लग गई तो मैं तो नॉमिनेशन से भी निकल जाऊंगा। और दूसरी मुसीबत बनी हुई है मुश्क ओस्किवी की मां, जो बड़ी से बड़ी सोर्स लगा रही है कातिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मुश्क कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे मैंने उससे। अगर मैं कुर्सी से उतर गया तो मुश्क की मां जरूर कैसे फाइल कर देगी और हम सब बुरी तरह फंसेंगे। अब डैनियल ने कहा, बोल लिया आपने। अब डेविल ने रिलैक्स होकर कहा, आपकी कुर्सी और डायनामाइट कहीं नहीं जाएगा, ये वादा है डेविल का। और ओस्किव की मां कभी सबूत लेकर कोर्ट तक नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। जिस दिन वो प्रूफ ले आए उस दिन उसको शूट कर देंगे। फिर दूसरे पार्टनर ने कहा, तभी क्यों नहीं मार दिया उस बुढ़िया को। तब डैनियल ने कहा, मैं बूढ़ी औरतों और बच्चों को नहीं मारता और मुझे नहीं लगता उस पर कोई सबूत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब प्रोजेक्ट के शुरू होने की खबर अल्मास को भी हो गई और वो बहुत खुश था। जेना चुपचाप घर आ चुकी थी और अब अपने रूम में बैठी थी जब उसने पार्टी के फोटो देखते हुए अपना फोटो डेविल के फोटो एक साथ जोड़ा और फिर उसको देखकर हंसते हुए बोली, डेविल तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हारी बीवी को भी रास्ते से हटा दिया है, अब तुम्हें मेरा होना ही होगा। और दूसरी बात, एक छोटी सी गलती के लिए क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। अब जेना अपने बाप के रूम में गई और कनपटी पर बंदूक रखते हुए बोली, बब्बासा मुझे डेविल चाहिए वरना मैं ये सारी गोलियां अपने भेजे में उतारा लूंगी। तब अल्मास चीखा, तुम पागल हो गई क्या जेना? गन नीचे करो, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तब जेना ने कहा, अगर आप चाहते हैं मैं खुद को शूट ना करूं तो जाकर डेविल से मेरे लिए बात करे। तब अल्मास ने कहा, तो तुमने दुश्मनी क्यों मोल ली डेविल से? तब जेना ने कहा, लेकिन मैं उससे माफी मांग लूंगी, लेकिन वो मुझे अपना ले। और अब जेना ने कहा, क्या फायदा आपका लीबिया का किंग होने का, जब आप अपनी बेटी की एक खुशी पूरी नहीं कर सकते? इससे तो अच्छा है आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तब अल्मास ने कहा, ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। और अब अल्मास ने दिमाग चलाया। डैनियल काम में बिजी था, अब वो खुद को पूरी तरह मशीन बना चुका था, ना हंसता था ना बोलता था, बस काम काम। डैनियल ने अपना रूम चेंज कर लिया था, क्योंकि रूम में जाते ही उसको इन दिखने लगती थी। अब उसके पास उसका दूसरा पार्टनर आया और कहा, डेविल ये अल्मास अब एक नया ड्रामा दिखा रहा है, तुम लोटे हो तो उसने ये काम कर दिया है। तब डेविल हैरान होकर पूछा, क्या? तब उसने कहा, जो डायनामाइट के लिए लीबिया में लैंड रिजर्व किया था वो सब उसने अपनी बेटी जेना के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। अब डेविल चौंका, वॉट? और अब फिर से मीटिंग रूम में थे जब डेविल ने गुस्से में अल्मास से कहा, वो लैंड मुझे हर हाल में चाहिए, कीमत बोलो। तब अल्मास ने कहा, मेरी बेटी जेना से शादी कर लो, पूरा लीबिया तुम्हें दे दूंगा। तब डेविल ने कहा, तुम्हारी बेटी को तो मौत देनी है, तुम उससे शादी की बात कर रहे हो? तब अल्मास ने कहा, डेविल मेरी बेटी की इतनी गलती नहीं है, वो सब किया धरा मुश्क का है, वो खुद मेरी बेटी से मिला था, उसने एक दो बात कह दी थी तो इसके लिए वो तुमसे माफी मांग लेगी। और वैसे भी जेना से ज्यादा गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों अपनी बीवी पर भरोसा नहीं किया? शायद तुम्हारी बीवी का किरदार ठीक ना हो, इसलिए तुमने उस पर शक किया। और अब डेविल ने अल्मास को कुर्सी समेत उठाकर दीवार में दे मारा और उसका गला पकड़कर कहा, दोबारा मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी गलत निकाला तो डायनामाइट का टेस्ट तुझ पर और तेरे देश पर होगा, समझ गया? अब आल्मस ने जल्दी सांस लिया और सब डेविल को रोकने में बेहाल हो गए थे। तब उसके पार्टनर ने डेविल को एक तरफ ले जाते हुए कहा, डेविल दिमाग से काम लो, हमें इस टाइम सिर्फ डायनामाइट पर फोकस करना है। और अब अल्मास के लैंड की वजह से काम रुक जाएगा, वो सारा प्लांट अल्मास डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए तुम रिस्क मत लो, इसकी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दो। इससे दो फायदे हैं, पहला इसकी बेटी खुद मरने के लिए तुम्हारे सामने आ जाएगी, दूसरा डायनामाइट पूरा होते ही इन दोनों बाप बेटी को रास्ते से हटा देंगे। वैसे भी अल्मास की इस प्रोजेक्ट में कोई खास जरूरत नहीं है। और अब डेविल वापस आया और कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले डायनामाइट पूरा होगा उसके बाद। तब अल्मास ने कहा, अगर नहीं की तो? तब डेविल ने कहा, तुम्हारे पास जमीन है, तुम जो चाहे वो कर लेना। अंडस्को हूर अपने बाप के पास बैठी थी और वो एडी को खिला रहे थे जब सुहानी अंदर आए और हूर उसको देखकर सीने से लग गई। और फिर सुहानी ने एडी को गोद में लेकर उसके फूले फूले गालों को चूमना शुरू कर दिया और हंसते हुए कहा, एन एडी को देखकर तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको उठाकर अपने साथ ले जाऊं और अपने घर में इसको शोपीस की तरह लगा लूं, कितना प्यारा है ये। अब हूर हंसने लगी। अब सुहानी ने उसको उसके नाना के गोद में देते हुए कहा, हूर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा अंदर चलो। और हूर उसके साथ अंदर आ गई। अब सुहानी ने कहा, हूर मेरे सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर बोस्को ने तुमसे मिलना चाहते हैं, वो कल की फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं।
तुम इस एड्रेस पर आ जाना। अब हूर ने कहा, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन बहुत जरूरी है। और फिर बताए हुए एड्रेस पर सुहानी और हूर दोनों पहुंच गई। अब डॉक्टर बोस्को ने हूर को देखा और हूर ने उनको थैंक यू कहते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज दुनिया में नहीं होती। तब डॉक्टर बोस्को ने कहा, ये तो ऊपर वाले को तुम्हें बचाना था, मैं तो बस एक जरिया बना। अब उन्होंने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा। डॉक्टर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसको एक वीडियो दिखाते हुए कहा, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? अब हूर ने वीडियो देखी और उसमें से एक की पहचान की और कहा, इसका नाम अलमास है, मैंने इनको अपने हस्बैंड की पार्टी में देखा था। फिर डॉक्टर ने कहा, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? तब हूर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। तब डॉक्टर ने कहा, ये लीबिया का शासक है, अलमास लूटनिया। और एन ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तब डॉक्टर ने कहा, इस आदमी ने ही तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए थे और दूसरे इसके साथ हमारे देश के ही रूलर है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम हो कौन और इतने बड़े लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जबकि सुहानी ने बताया, तुम एक आप फैमिली से हो, जिस दिन तुम्हें गोली लगी उस दिन पूरे हॉस्पिटल को खाली कराया गया था, सारे कैमरे हैक कर लिए गए थे, ये वीडियो मेरे हिडन कैमरे की है। अब एन ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये लोग मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? अब डॉक्टर ने पानी पीते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। और अब एन खामोश थी। अब डॉक्टर ने उसको डैनियल का फोटो दिखाते हुए कहा, ये कौन है? और अब सुहानी और हूर एक दूसरे के मुंह को देख रही थी। तब हूर ने आहिस्ता से कहा, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। और अब डॉक्टर शॉक रह गया और कहा, उस दिन तुम्हें जो जबरदस्ती ले जा रहा था, क्या ये वही इंसान है? अब हूर ने आहिस्ता से हाँ में जवाब दिया। तब डॉक्टर ने कहा, इसके मुंह पर मास्क था, मैं पहचान नहीं पाया था। फिर डॉक्टर ने कहा, और तुम्हें मारने की कोशिश भी इसने ही की थी। तब हूर की आंख में से एक आंसू गिरा और उसने डॉक्टर के पूछने पर सब बता दिया, क्योंकि हूर को वो एक सही इंसान लगे। फिर डॉक्टर ने हूर हमदर्दी से देखते हुए कहा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्यों मरवाना चाहता था? क्योंकि ये अलमास तुम्हारे एक्स हस्बैंड का ही आदमी है और तुम्हारा हस्बैंड इसकी बेटी से शादी कर रहा है। अब हूर को ऐसा लगा जैसे एक गहरा खंजर उसके सीने में घोंप दिया हो। तब सुहानी ने कहा, शायद इस लड़की के लिए ही इसके हस्बैंड ने एन को रास्ते से हटाया होगा, क्योंकि ये किंग है और इसकी बेटी प्रिंसेस। अब हूर ने सुहानी से कहा, दी घर चलो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तब डॉक्टर ने कहा, क्या तुम अपने मुजरिमों को सजा नहीं दिलवाना चाहते हो? क्या तुम उससे जानना नहीं चाहती? जब उसको इस लड़की से शादी ही करनी थी तो तुम्हें इतनी बेरहम सजा क्यों दी? तुम्हें तलाक देकर भी इससे शादी कर सकता था। क्या तुम इस गुत्थी को सुलझाना नहीं चाहती? आखिर इन लोगों की क्या दुश्मनी है तुमसे? फिर सुहानी ने कहा, एन मुझे ये कोई बहुत बड़ा गेम लगता है जिसमें तुम एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की गई हो। हूर, क्या तुम डैनियल को इतनी आसानी से माफ कर दोगी जिसने तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, उल्टा तुम पर इल्जाम लगा करके तुम्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया, बल्कि तुम्हें जान से मारना चाहा। हूर IT एपिसोड 55। एन जाने से पहले अपने डैडी से मिली। उन्होंने उसको बहुत समझाते हुए कहा, हूर तुम आम सी लड़की इतने बड़े आदमियों से कैसे टकराना चाहती हो? हमारा कोई वजूद नहीं है उनके सामने। तब हूर ने कहा, डैडी आप नहीं जानते, बड़े आदमी से शादी करने का एक फ़ायदा ये भी होता है, आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, और अब मैं इसी पहचान का फ़ायदा उठाऊंगी और डेविल को बर्बाद करूंगी। तब उमर ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एडी का क्या होगा? वो कितना छोटा है अभी। तब हूर ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा और आप सब हैं ना मेरे एडी का ख्याल रखने के लिए, मैं जल्द ही लौट आऊंगी, आप बेफिक्र रहे। लेकिन फिर सियान ने कहा, हूर मैं तुम्हें हर बार खोने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन फिर हूर ने कहा, अब मैं नहीं खो सकती सियान, क्योंकि मैं जान गई हूँ मेरी मंजिल कहाँ है। लेकिन इस मंजिल पर मैं तभी सुकून से बैठूंगी जब मैं उस इंसान को उसके गुनाहों का एहसास ना दिला दूँ, जिसने मुझे खून के आंसू रुलाया है। उसको बर्बाद ना कर दूँ, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और वो सब उसके आगे हार मान गए। और अब हूर सुहानी के साथ फ्रांस के लिए निकल गई। सुहानी हूर के लिए ट्रांसलेटर का काम कर रही थी। वो दोनों वहां से सीधा डॉक्टर बोस्को के पास गई, जहां हूर को रेबेका मिली और वो उसको देखते ही लिपट गई और हूर ने भी उसको प्यार किया। अब रेबेका से मिलने के बाद वो डॉक्टर बोस्को ने उसको एक जर्नलिस्ट एथन क्राफ्ट से मिलवाते हुए कहा, एन ये फ्रांस के बड़े जर्नलिस्ट है, ये हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि एन ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर बॉस्को, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तब डॉक्टर ने प्यार से कहा, हम सब तुम्हारी इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने देश से बहुत प्यार है और हम नहीं चाहते ये बरोसदे से लोग हमारे देश को बर्बाद कर दे। अब जर्नलिस्ट एथन ने कहा, मैंने वो सारी वीडियो देखी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इतने बड़े स्कैम को खोलने के लिए हमें और सबूतों की ज़रूरत है।
और वो सबूत तुम इकट्ठा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पहचान उन लोगों में है जिन तक हम नहीं पहुंच सकते। सबसे पहली है मुश्क ओस्कीवी की माँ अमारा ओस्कीवी, क्योंकि मुश्क ओस्कीवी फ्रांस का एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसकी माँ की कनेक्शन बारोस तक है और तुम्हें बारोस तक पहुंचना है, क्योंकि डैनियल अलेक्जेंडर जैसे साइंटिस्ट तक और उसके मकसद तक पहुंचने के लिए तुम्हें बारोस तक पहुंचना जरूरी है। और तुम्हें इन लोगों के बीच एक नई पहचान से जाना है। अगर तुम इस साइंटिस्ट डैनियल की बीवी बनकर जाओगी तो तुम कमजोर रहोगी, क्योंकि तुम्हें डेविल के अपोजिट जाना है और उसकी बराबर पावर के साथ। और डेविल के बाद अगर किसी की पावर है तो वो पावर बारोश के पास है। हम तुम्हें बरोस तक पहुंचने का रास्ता बता देंगे और तरीका भी। अब तुम्हें सबसे पहले मुश्क की माँ से मिलना है। अब हूर मुश्क ओस्कीवी की माँ के बंगले के बाहर खड़ी थी, उसने पूरा मुंह स्कार्फ से कवर किया हुआ था। गार्ड ने उसको रोक लिया, फिर हूर ने गार्ड से कहा उनसे कहो एन मिलने आई है जिसको आपने अपना गिफ्ट में लॉकेट दिया था। और गार्ड अंदर चला गया और फिर कुछ देर बाद वो हूर और सुहानी को अंदर ले गया। अब मुश्क की माँ एन को देखकर लिपट गई और रोते हुए बोली एन तुम जिंदा हो। और हूर ने सुहानी के मुंह को देखा तो सुहानी ने सारी बातें ट्रांसलेट करके हूर को समझाई, क्योंकि सुहानी को फ्रेंच आती थी। अब मुश्क की माँ ने कहा एन उन्होंने मेरे बेटे मुश्क को भी मार डाला और यहाँ तक कि मुझे उसकी बॉडी तक नहीं दी बाहर। मेरे गार्ड मुझे जाने नहीं देते, कहते हैं मेरी जान को खतरा है और मैं उस डेविल से बदला लेना चाहती हूँ, अपने बेटे की मौत का और उसकी होने वाली बीवी टोरी का भी। अब एन चौंकी, टोरी कौन? तब मुश्क की माँ ने कहा तुम्हें हर बात मेरा मैनेजर मलिन समझा देगा। और अब हूर के सामने मलिन बैठा था, ये वही था जिसने मुश्क और एन के सारे सबूत डेविल को दिए थे। अब मलिन रोते हुए बोला, मुश्क सर मेरे लिए भाई के जैसे थे, लेकिन उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप करके मुझे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। और फिर हूर ने कहा प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। फिर मलिन ने कहा इस डेविल ने मुश्क सर की गर्लफ्रेंड टोरी का रेप करके मार दिया था और सर उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अटोनी से नाइट्रो का सौदा किया। अटोनी का नाम सुनकर एन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी सारी बात याद आ गई जो चिल्ला कर कह रहा था, डेविल तुम भी तो कॉन्ट्रैक्ट के बदले कितनों की बीवी गर्लफ्रेंड बहनों के साथ सोए हो। तब एन ने सोचा इसका मतलब वो मुश्क की इस EGF के बारे में कह रहा था। फिर मलिन ने आगे बताया और अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए ही मुश्क सर ने डेविल से नाइट्रो के बदले उसकी बीवी का सौदा किया। और एन चौंक गई और हैरान और दुख से सुहानी को देखा और मलिन ने रोते हुए बताया तब तो डेविल ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद खुद उसने अपने एक पार्टनर की बेटी जिससे वो शादी कर रहा है उसको सर के पास भेजा, ये कहने के लिए कि वो आपके साथ अफेयर करे, क्योंकि सर ने जब आपको गुंडों से बचाया था तो मुश्क सर आपको पसंद करने लगे थे। तब उनको ये नहीं पता था आप डेविल की वाइफ हो और ये बात डेविल को पता चल चुकी थी, इसलिए ही उसने जेना को भेजा था मुश्क सर के पास अपनी बीवी को पटाने के लिए, ताकि उसकी बीवी खुद ही तैयार हो जाए उसके पास आने के लिए, क्योंकि नाइट्रो डेविल के लिए बहुत जरूरी था। इस तरह उस चालक डेविल ने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला उसने आपको चारे की तरह इस्तेमाल करके मुश्क सर को फंसा लिया, दूसरा उसने मुश्क सर को भी रास्ते से हटा दिया, तीसरा नाइट्रो को हासिल कर लिया और आप पर उल्टा धोखा देने के इल्जाम में गोली मार दी और मुझे मजबूर करके आपके और मुश्क सर के पीछे लगाया ताकि आपको गलत साबित कर सके। ये देखो मेरे हिडन कैमरे से बनी जेना और मुश्क सर की मीटिंग, जब वो डेविल का ऑफर लेकर आई थी और उसने जेना और मुश्क की वीडियो एन को दिखाई जो कह रही थी तुम उसकी बीवी को अपने प्यार का एहसास दिला दो, वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। और अब एन फूट फूट कर रो रही थी और अब एन ने कहा उसने मुझे इस्तेमाल किया अपना मतलब पूरा करने के लिए, लेकिन क्यों? तब सुहानी ने कहा क्योंकि उसका मन भर चुका था तुमसे और ना तुम उसके लेवल की थी और ना उसके लिए किसी काम की रही थी, क्योंकि उसका दिल अपने पार्टनर की बेटी पर एक प्रिंसेस पर आ गया था, इसलिए उसने तुम्हें नाइट्रो के बदले दे दिया और फिर बड़ी सफाई से तुम पर ही इल्जाम लगाकर तुम्हें रास्ते से हटा दिया और अब तुम जिंदगी भर इसी गम में आंसू बहाती। और अब एन ने अपनी आंखों से आंसू रख दिए और कहा बस रो लिया मैंने जितना रोना था, अब रोने की बारी उस डेविल की है। अभी उसने एक मासूम एन को देखा है, लेकिन अब वो उस एन को देखेगा जो उसको बर्बाद कर देगी, क्योंकि औरत जब तक रोती है तब तक कमजोर होती है, लेकिन अब मैं रुलाऊंगी। अभी वो औरत को नहीं जानता, अगर औरत मॉम की तरह नर्म है तो आग की तरह जलाने वाली भी है। अब वो जलेगा और मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगी, उसको मेरे अब हर आंसू का हिसाब देना होगा। एन चीख कर बोल रही थी। डैनियल और एन ने एक दूसरे को सब कुछ दिया, प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द, हंसी, आंसू, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को कभी भरोसा नहीं दिया, जो हर रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। और यही वजह थी वो लोगों की बातों में आकर उन पर भरोसा कर लेते थे, कभी अपने प्यार पर और अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं किया और बाद में चोट खाते थे। यही गलती डैनियल ने की थी और यही गलती अब एन करने जा रही थी।
और अब एन वापस डॉक्टर बॉस्को के पास आए। अब डॉक्टर बॉस्को ने एन को कुछ लोगों से मिलाते हुए कहा, एन ये सब हमारी मदद करेंगे क्योंकि इनका भी मिशन यही है जो हमारा है। अब डॉक्टर बॉस्को ने एक आदमी जो अधेड़ उम्र का था उसको इंट्रो कराते हुए कहा, ये है फ्रांस के बहुत बड़े ऑफिसर मार्टिन बेयार्ड। इनका मिशन भी ब्लैक वर्ल्ड के लोगों को बेनकाब करना है जो हमारी दुनिया में महान लोगों का मुखौटा लगा कर बैठे हैं। और ये है सिमोना बेट, ये एक हैकर है और इनसे आप मिल चुकी हो जर्नलिस्ट एथन क्राफ्ट। अब ये सब मिलकर आपको ट्रेन करेंगे उन लोगों के बीच भेजने के लिए क्योंकि वो कोई आम लोग नहीं है, वो बहुत पावरफुल और डेंजरस है। ऐसे लोगों के बीच जाने के लिए आपका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और अब एन उनसे इंट्रो करके कॉल पर बात करने चली गई। तब सिमोना ने कहा, आप इस नाजुक सी लड़की को इस खतरनाक मिशन के लिए चुन रहे हैं। अब डॉक्टर बॉस्को ने कहा, इसकी कई वजह है। पहली वजह यह है, ये डैनियल एल्क्सजेंडर की बीवी है जो डेविल है, जो इस ब्लैक वर्ल्ड की दुनिया का किंग बना हुआ है और हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन ये लड़की उसके अपोजिट जाकर खड़ी होगी तो उस पर इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, इस लड़की पहुंच ऐसे लोगों तक है जहां हमारा पहुंचना नामुमकिन है। से मुश्क की मां, क्योंकि मुश्क फ्रांस का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी मां का कनेक्शन हमारे रूलर बारोश मफी से है और उसके जरिए ही ये लड़की बारोश तक जा सकती है और मुश्क की मां इस लड़की पर भरोसा करती है। तीसरा, ये बेहद हसीन है, आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और सबसे बड़ी बात, इसमें बदले की आग जल रही है, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। अब एन उनके पास आए और कहा, ये कुछ वीडियो है जो मुश्क के खास आदमी ने मुझे दी है। अब उन्होंने वो वीडियो प्ले की जिसमें कई देश के रूलर बैठे थे और बारोश कह रहा था, मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरे देश के लोगों को पता चल गया कि मैं ब्लैक वर्ल्ड के लोगों से मिला हुआ हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे, गद्दी जाएगी वो अलग। और नाइट्रो को लेकर मुश्क और डेविल दोनों भड़क रहे थे। और अब एथन ने कहा, ये बहुत अच्छा सबूत मिला है हमारे लिए, हमारा काम अब और भी आसान हो गया है, इसके जरिए ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एन ने उनसे पूछा, ये नाइट्रो क्या है? तब एथन ने बताया, नाइट्रो एक ऐसा केमिकल है जो बड़े बड़े विस्फोट में काम आता है, इससे परमाणु देसे बम बनाए जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये लोग बहुत खतरनाक काम अंजाम दे रहे हैं और हमें उसका ही पता लगाना है, इसलिए तुम उनके बीच जाकर हमारे लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करोगी और उसके बाद हम इनकी सजा तय करेंगे। और अब उन सब ने मिलकर एन को ट्रेन करना शुरू कर दिया, उसको गन चलाना, सेल्फ डिफेंस करना, फाइट करना, फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज, सिगरेट शराब पीना, जो इन सब लोगों के लिए आम बात थी। एथन ने इनको अपनी गर्लफ्रेंड सैंड्रा पार्क की पहचान दी, उसकी तरह हुलिया दिया। और अब इनको ट्रेनिंग लेते हुए 6 महीने हो चुके थे। उधर उसकी माँ समीरा उसको वापस आने के लिए जोर दे रही थी। वो बीच बीच में एडी से मिलने भी जाती थी। समीरा उसको समझा रही थी, छोड़ दे ये सब कुछ और वापस आ जा, एडी को तेरी बहुत जरूरत है, मत ले कोई बदला, सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। तब इन कहती, मम्मा अगर आप चाहती है मैं अपनी जिंदगी को सियान के साथ सुकून से गुजार सकूं तो प्लीज मुझे मत रुके, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, ना खुद खुश रहूंगी और ना सियान को खुश रख पाऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे मत रुके। और एन वापस आ गई और अब वो पूरी तरह से तैयार थी उन लोगों के बीच जाने के लिए। और अब एन मुश्क की मां के जरिए उसने कुछ वीडियो बारोश मफी तक पहुंचा दी और अब बारोश के सामने मुश्क की मां और एन बैठे थी। अब एन एक नए हुलिये में बारोश के सामने थी और एन ने कहा, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, अगर आप ऐसे में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते तो मेरी कंडीशन माननी होगी। और बारोश ने पूछा, क्या? और अब एन ने जो कहा बारोश सोच में पड़ गया। अब उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो एन ने कहा, डेविल से बदला, क्योंकि उसने मेरी फैमिली को मारा है। एन ने असली बात छुपा ली और कहा, और अगर आपने इसकी भनक डेविल को लगने दी तो आपकी वीडियो मीडिया में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अब बारोश ने उसको सारी शर्तें मान ली, क्योंकि वो हर हाल में गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था और ऐसे में कोई एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। उसका एक भी स्टेप उसकी कुर्सी छीन लेता। और फिर उसने उस लड़की को देखा, ऑफ बुरा नहीं है। अब डेविल अपने लैब में कुछ वर्क कर रहा था किसी केमिकल में। वो हमेशा की तरह ब्लैक क्लूज ट्राउजर और टाइट फिट वेस्ट में था और उसके बाल उसकी आंख पर आ रहे थे और वो अपने आसपास से बेखबर काम में लगा हुआ था जब पीछे से उसके पार्टनर चार्ली ने आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखा। चार्ली डेनियल की ही एज का था, जो ब्रिटेन की पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसके अंडर कई फोर्स आती थी, लेकिन वो भी इन लोगों के साथ मिशन डायनामाइट में शामिल था और डेविल से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। चार्ली एक मस्खरा किस्म का एक ठरकी आदमी था और अब वो डेविल के पास आया और अब डेविल ने उसको देखकर अपने हाथ से केमिकल से सने ग्लव्स उतारते हुए कहा, क्या बात है चार्ली, बड़े शौक में लग रहे हो? तब चार्ली ने कहा,
डेविल क्या तुम पर अभी तक बरोश की पार्टी इनविटेशन नहीं आया? अब उसने हाथ साफ करते हुए कहा, आया है, लेकिन मुझे किसी पार्टी में जाने का शौक नहीं है। तब चार्ली ने कहा, यार इसमें तो जाना चाहिए। तब डेविल ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या खास है इस पार्टी में? तब चार्ली ने कहा, यार अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, इस 65 साल के बूढ़े ने एक हॉट हसीना से शादी कर ली है और उसके ही ऑनर में ये पार्टी रखी है। अब डेविल ने हल्के से हंसते हुए कहा, व्हाट, इस बूढ़े की तो बेटी भी 30 साल की है, अब भी दम बाकी है इसमें। तब चार्ली ने कहा, सुना है अपनी बेटी की आधी उम्र की लड़की शादी की है। तब डेविल ने आहिस्ता से केमिकल बोतल को साइड रखते हुए कहा, क्या तूने देखा है उसे? तब चार्ली ने कहा, नहीं यार, मैंने तो कुछ उल्टी उल्टी खबर सुनी है, बेहद हसीन है, पता नहीं क्या सूझी उस लड़की को जो अपने दादा के उम्र के आदमी से शादी कर ली। तब डेविल ने कहा, लड़की स्मार्ट होगी, हर लड़की पैसा पावर के पीछे भागती है, और बारोश फ्रांस का रूलर है, अगर कोई खूबसूरत लड़की उससे शादी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़की इंसान को नहीं देखती, उसका बैकग्राउंड देखती है, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कोई बात नहीं। अब डेविल मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तब चार्ली ने कहा, तो आई थिंक हमें मिलना चाहिए उसकी वाइफ से, बारोश ने इनवाइट किया है हमें, और वो हमारा पार्टनर है, उसको मुबारकबाद तो देनी जरूरी है, और साथ में देख लेंगे उस स्मार्ट लड़की को भी जिसने इस बुझते दिए में आग लगाई है। और चार्ली हंसने लगा और डेविल ने हल्के से हंसते हुए चार्ली के पंच मारा। और अब चार्ली ने कहा, यार डेविल, तू कब शादी कर रहा है? अब डेविल का चेहरा कुछ बूझ सा गया और कहा, मैं 3 शादी कर चुका हूँ, अब और करने का शौक नहीं मुझे। तब चार्ली ने कहा, यार बरोस जैसा बूढ़ा तो जिंदगी की आखिरी सांस तक हथियार नहीं डाल रहा, और तू तो अभी यंग एंड हॉट है, तू अभी से मैदान छोड़ रहा है। तब डेविल ने कहा, मैं अपनी हिस्से की जंग लड़ भी चुका और हार भी चुका, और अब लड़ने का इरादा नहीं मेरा, मैं बस अपनी अन की यादों के साथ जीना चाहता हूँ। अब डेविल के वेटर ने दोनों को वाइन ला कर दी, और अब डेविल ने वाइन का गिलास लेकर वो मिरर वॉल के सामने खड़ा हो गया और अन की यादों में खो गया। अब चार्ली उससे कुछ देर इधर उधर की बात करके उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया, और डेविल ने जेफ से कहा, जेफ तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, क्योंकि फ्रांस में एक मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ वो मीटिंग अटेंड करनी है। बारोश की पार्टी में ज्यादा देर रुकने का मेरा कोई मन नहीं, उसको कांग्रेट्स करके मीटिंग के लिए चलना है। और जेफ ने कहा। अब जेफ भी उनके साथ वाइन का गिलास लेकर खड़ा हो गया। अब वो तीनों बातें कर रहे थे। अब वो तीनों बारोश की पार्टी में आ गए। जेफ ने व्हाइट 3-पीस सूट पहना था, चार्ली ने नेवी ब्लू, और डेविल ने हमेशा की तरह ब्लैक बॉडी फिट हाईनेक और ब्लैक फिट ब्लेजर कोट, जिसमें उसकी हैवी मसल्स और बॉडी चमक रही थी। स्लीव में ब्लैक लेदर के पेच लगे थे, जेल से बाल सेट किए हुए थे, हल्की सी गोल्डन शेव जो उसको काफी डैशिंग लुक दे रही थी। पार्टी क्रूज पर थी। अब वो तीनों किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे और तीनों हाथ में शैंपेन का गिलास लेकर खड़े थे। पार्टी की ज्यादातर लड़कियों की नज़र डेविल पर थी, जो बहाने बहाने से उससे बात करने आ रही थी, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं दे रहा था। जब चार्ली ने कहा, यार तुझ पर ऑफ आ रहे हैं और एक तू है कि फायदा नहीं उठाता, फिर चार्ली ने पास से गुजरती एक लड़की को देखकर आहिस्ता से हंसते हुए कहा, ओ हसीनाओ, हमें भी देख लो। तब डेविल ने कहा, लगता है तू अपनी बीवी से बोर हो चुका है। तब चार्ली ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों आज़ाद हैं, वो भी अपनी मर्जी करती है और मैं भी, हमने एक दूसरे को बांध कर नहीं रखा। तब डेविल ने कहा, अपनी अपनी सोच का फर्क है, मुझे मेरी बीवी के आसपास किसी गैर आदमी का साया भी पसंद नहीं था, और एक तू है जो खुद अपनी बीवी को बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन दे रखी है। तब चार्ली बोला, यार तू बहुत अलग सोचता है, इसलिए ही तू डेविल है। तब ही अनाउंसमेंट हुआ और एक लड़की ने माइक के कर फ्रेंच में कहा, हैव ए अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट बारोश मफी ने ये पार्टी अपनी न्यू वाइफ के ऑनर में रखी है, और इस पार्टी में कुछ खास लोग मौजूद हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कोई फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा। तो अब तालियों से वेलकम कीजिए हमारी महारानी मिसेस सेंड्रा पार्क बारोश मफी का। और अब सबकी नजरें उधर थी, लेकिन डेविल को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो बोर होकर इधर उधर देखने लगा, और तब तेज तालियां बजने लगी और अब सबके मुंह से शोर मचने लगा। और अब चार्ली ने कहा, क्या कयामत है, ये बूढ़ा तो 440 वॉट का कट उठा लाया, जबकि इसकी तारें तो ठंडी हो चुकी है। अब डेविल ने, जो बोर होकर दूसरी साइड देख रहा था, चार्ली की बात सुनकर अब स्टेज की तरफ देखा, और अब उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से आसमान और नीचे से जमीन खींच ली, और हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। और यही हालत जेफ की भी थी। सामने एक लड़की जैसे के रेड बाल थे जो कमर तक थे, और उसके चांद से माथे को बालों के झूमर ने कवर किया हुआ था। शॉर्ट डार्क पिंक कलर की खूबसूरत ड्रेस जो उसके बस हिप तक थी, पीछे से बैकलेस थी। खूबसूरत सफेद पेट पर टैटू बना था,
खूबसूरत हेजल ग्रीन आंखों पर ब्लू लाइनर और डार्क मेकअप, लंबे लंबे नाखून और हाई हील पहने वो बारोश के हाथ में हाथ डाले सबको हाथ हिलाती हुई वो कयामत बनकर सब पर बिजली गिरा रही थी और हर जुबान पर बस उसकी तारीफ थी। और एक स्टाइल से बारोश के हाथों में हाथ डाले खिलखिला कर हंसते हुए आ रही थी और डेविल को अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।